सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। मेरी सर्दी आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। इनफैक्ट अभी भी गला ठीक नहीं है, जिसके वजह से मैं ये चैप्टर आपको लाइव नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बीच में ही मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आने लग जाती है। तो इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में रिकॉर्ड करके एक पूरा वन शॉट वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा था कि मैम सिर्फ 4 से 5 चैप्टर बचे हैं जिनका वन शॉट पूरा नहीं है, जो कि डिलीटेड चैप्टर्स है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन 5 चैप्टर्स में से भी मैं मैक्सिमम या पूरा का पूरा चैप्टर आपको अपलोड करके देने की पूरी कोशिश करूंगी। बस मेरा गला मेरा साथ देना चाहिए। सो आई विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड आई विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लांट वाटर एंड रिलेशन। सबसे पहली बात, इस चैप्टर का वेटेज कितना है? अगर आप बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इस चैप्टर का वेटेज होता है अप्रोक्सीमेटली, आई एम टॉकिंग अप्रोक्सीमेशन ओवर ईयर। तो 4 मार्क्स बोर्ड्स का वेटेज बनता है। सीईटी के हिसाब से अगर आप देखो तो 4 मार्क्स सीईटी में भी आता है। नीट के हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ से आपको 4 एमसीक्यूज यानी कि अप्रोक्सीमेटली 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बॉटनी का एक बहुत ही हैवी चंक कैरी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को मैं आपको स्वीटली शॉर्ट तरीके में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। बस आपको ध्यान देना है कि मैं जो भी बता रही हूँ वो आपसे मिस ना हो, और अपने साथ आप टेक्स्ट बुक और नोटबुक लेकर बैठे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक अपना आज का क्या है? प्लांट वाटर रिलेशन का, कि विच आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो जैसे कि आप जानते हैं प्लांट बॉडी के 2 अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, एक वेजिटेटिव पार्ट्स होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की अगर हम बात करें तो फ्लावर और सीड, और अगर वेजिटेटिव पार्ट्स की हम बात करें तो इधर लीफ, स्टेम और रूट आ जाता है। करेक्ट? हर एक पार्ट का फंक्शन क्या है वो आपको पता है। विच प्लांट टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो मैंने आपको क्या बोला था, कैसे याद रख सकते हो आप? वाटर और मिनरल्स के लिए कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व होता है? वाटर के लिए इन्वॉल्व होता है जाइलम, और मिनरल्स के लिए इन्वॉल्व होता है फ्लोएम, क्योंकि मिनरल्स आर नथिंग बट फूड। तो फूड से फ्लोएम, और और वाटर WX। ठीक है, सो वाटर इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। सो ये 3 क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको डायरेक्टली दे दिया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया आपको, ये सीधा कॉन्सेप्ट आपके ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड है, कि आपका एंटी ग्रेविटी पानी ऊपर कैसे जाता है, तो उसको ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, और अभी 12th में फिर से उसके बारे में हम शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर आपको बताऊंगी, लेकिन लेटर ऑन। ओके, चलो तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। अभी इंट्रोडक्शन में देखो हमको क्या बताया गया है। प्लांट आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। प्लांट से हमको वाटर मिलता है, मिनरल मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वी गेट फूड, वी गेट गैसेस। लकड़ी जला के हम यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चला सकते हैं जो कि प्लांट से मिलती हैं। तो वी गेट इंपॉर्टेंट गैसेस लाइक O2 एंड CO2, ताकि हमारे प्लांट्स और हमारी जो बाकी के फ्लोरा एंड फोना के ऑर्गेनिजम्स हैं इनके बीच में बैलेंस बना रहे। लेकिन ये सारी की सारी प्रोडक्टिविटी बंद हो जाएगी अगर वाटर अवेलेबल नहीं हुआ। इसीलिए वाटर को क्या बोलते हैं? एलिक्सिर ऑफ लाइफ। जो लोग हैरी पॉटर मूवी देखते हैं उनको पता होगा, एलिक्सिर यानी कि अमृत बोला जाता है एक तरीके का, जिसमें जान छुपी हुई होती है। तो वाटर को हम अपने लाइफ का अमृत बोलते हैं, क्योंकि बिना पानी के हमारी बॉडी 90 to 95% वाटर के ऊपर डिपेंड करती है फंक्शन करने के लिए, जो कि बिना पानी के काम कर ही नहीं सकते। वाटर की मदद से हमारे सेल्स को एक स्पेसिफिक शेप, एक स्पेसिफिक टर्जिडिटी मिलती है। टर्जिडिटी यानी कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम, एक फिक्स शेप। और वाटर की बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे जैसे टॉपिक आपको पढ़ाते जाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको ये भी बताते जाऊंगी कि कौन सा टॉपिक बोर्ड्स में आ सकता है, कौन सा नहीं। अभी वैसे देखा जाए बच्चों तो 2023 के जो बोर्ड्स के बच्चे हैं इनका बोर्ड का पेपर प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से जब से बोर्ड्स होना स्टार्ट हुआ है तो ये पहली बार होगा कि आपका प्रॉपर ऑफलाइन तरीके से बोर्ड्स होगा, या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि पूरा फुल सिलेबस का बोर्ड्स होगा। क्योंकि इसके पहले भी जो लास्ट ईयर बोर्ड हुआ था उसमें 75% पोर्शन का था, 25% पोर्शन डिलीटेड था। तो थोड़ा सा पेपर प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होगा, बट नॉट टू वरी, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं डेफिनेटली वो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। आपको वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टी याद रखनी होती है? सबसे पहली बात, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि इसका pH न्यूट्रल है। ये किसी भी कंपाउंड के साथ इजीली डिसॉल्व हो जाता है, उसका रंग ले लेता है। इसीलिए वाटर को हम एम्फोटेरिक या बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम भी बोलते हैं। इट इज द बेस्ट एक्वियस मीडियम, क्योंकि इसका खुद का कोई pH नहीं है, तो ये खुद किसी दूसरे केमिकल के साथ मिलकर रिएक्ट नहीं करता। जो केमिकल का रिएक्शन है ये उसके रिएक्शन में सिर्फ उसको सपोर्ट देता है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आपको ये वाटर रूम टेम्परेचर में हमेशा लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेगा, और जब जैसे आप टेम्परेचर फ्लक्चुएट करोगे वाटर के फिजिकल स्टेट की प्रॉपर्टी बदल जाती है। वाटर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रॉपर्टीज ये बताई गई है। इट हैज हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन।
इन तीनों का सिर्फ आपको मीनिंग एक लाइन में याद रखना है, ठीक है। बट इसके पहले वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि बिना वाटर के आपका फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो शुगर बनती है उस शुगर में ये जो हाइड्रोजन का सोर्स होता है C6H12O6, हाँ, ये हाइड्रोजन आपके वाटर से ही आता है। सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये तीन प्रॉपर्टीज क्या होती है मैम जो आपने यहाँ पर बोला, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन। तो ध्यान से देखो, इन तीनों का सिर्फ आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ना है। स्पेसिफिक हीट यानी कि इतनी हीट जो आपको टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जरूरी होती है। जैसे समझो आप पानी गर्म कर रहे हो, आप पानी गर्म कर रहे हो तो इनिशियली आपने जब गैस में पानी का टोप रखा है तो उसका टेम्परेचर, आपके हीट का टेम्परेचर इनिशियली 34 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब आप उसको कंटिन्यू बॉईल कर रहे हो तो 34 डिग्री से जब 35 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जाता है तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी लगती है इस एनर्जी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब क्या होता है, जब आप लिक्विड फेज को गैशियस फेज में कन्वर्ट करते हो, दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वेपर्स प्रोड्यूस करने के लिए कितना हीट चाहिए। और हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे कि आइस अपना सॉलिड फॉर्म है वाटर का, तो आइस से वाटर बनाने के लिए कितना हीट चाहिए। आप बर्फ को अपने घर के बाहर निकाल के रख देते हो, मतलब कि फ्रिज से बाहर निकाल के रख देते हो तो वो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली मेल्ट होता है, वो क्यों मेल्ट होता है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वार्म होता है। अगर यही मैं कश्मीर और एकदम 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 पोलार रीजन की बात करूं तो वहां पर वाटर मेल्ट नहीं होता, वहां तो सड़कों पर बर्फ जमती है, क्योंकि वहां पर हीट नहीं होती है, वहां का एटमॉस्फेयर वार्म नहीं होता है। सो जितनी हीट आपके आइस को यानी सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है उस हीट को बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। और जितनी हीट आपके लिक्विड को गैशियस में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वेपर्स प्रोड्यूस करने के लिए जो हीट चाहिए, ऐसे याद रख सकते हो, वेपर वेपराइजेशन। और स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि कितनी एनर्जी लगेगी, कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स लगेंगे, कितनी हीट एनर्जी लगेगी 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए। सो दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। ओके, अब और एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज वाटर हैव सच अ हाई स्पेसिफिक हीट। पानी को गर्म करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस क्यों चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस में ही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों अचीव होता है। बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विच आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वहीं अगर आप मेटल्स देखो तो उनके बीच में वीक बॉन्ड्स होते हैं जिनको इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं लगती। सो वाटर शोज हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड विच नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक डाउन। What is hydrogen bond? It is nothing but a bond which binds two oxygen molecules together. ये देखो, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। What are the meaning of specific heat? ये हमने अभी देखा, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज स्पेसिफिक हीट, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ व्हाट इज अधेसिव एंड कोहेसिव फोर्स, ये आपने फिजिक्स में बहुत बार पढ़ा है। अधेशन मीन्स अटैचमेंट बिटवीन डिसलाइक मॉलिक्यूल्स या डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, एंड कोहेशन मीन्स अटैचमेंट बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। तो वाटर और वाटर के बीच का बॉन्ड जितना स्ट्रांग होता है उतना ही स्ट्रांग उसके डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के साथ भी बॉन्ड बनता है। और इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं अधेशन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये अधेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही हमारा जो वाटर है ये जाइलम वेसल के साथ चिपक के कैपिलरी एक्शन दिखा के प्लांट के अपर पार्ट्स तक पहुंचता है। समझो ये प्लांट का स्टेम है, स्टेम के अंदर आपका जाइलम जा रहा है, तो ये जाइलम के अंदर आपका वाटर मॉलिक्यूल जाइलम से स्टिक होगा तभी ये उस ऊपर तक पहुंच पाएगा। तो जाइलम एक अलग टिश्यू से बना है और वाटर ये एक अलग केमिकल कंपोनेंट से बना है, बट दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अधेसिव फोर्स है, इसी वजह से इनके बीच का जो रिएक्शन है वो सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ अधेशन। एंड कोहेसिव फोर्स यानी वाटर और वाटर के बीच का इंटरैक्शन, इसीलिए तो जल्दी वाटर बॉईल नहीं होता, बिकॉज इट शोज वेरी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस। नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। आई होप कि बहुत ज्यादा फास्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट ऑलरेडी अपना डिटेल में अवेलेबल है। जो पार्ट डिटेल में अवेलेबल नहीं है उधर पे मैं थोड़ा सा स्लो जाने की कोशिश करूंगी। एंड अल्टीमेटली बोर्ड जब आपके सर पे आके बैठ गए हैं, बहुत कम दिन, मुश्किल से 15-20 दिन बचे आपके एग्जाम्स के लिए, तो ज्यादा टाइम भी नहीं है अपने पास, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। देखो प्लांट के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, स्टेम होता है, लीफ होता है, रूट होता है, ठीक है, और फ्रूट होता है, सीड होता है, बट सारे के सारे ऑर्गन्स का फंक्शन अलग अलग है। स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है तो ये फूड बनाता है, रूट सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, फ्रूट फूड स्टोर करता है,
एंड सीड रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा ऑर्गन यूज होता है? रूट। अब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटा जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, यानी जिनका खुद का कोई रूट नहीं होता, जो दूसरे प्लांट्स के ब्रांचेस के ऊपर ऐसे ग्रो होते हैं। अब ये प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो हो रहे हैं, इन प्लांट्स के पास नेचर ने एक स्पेसिफिक टाइप का टिश्यू बनाया है, और उन टिश्यू को हम बोलते हैं वेलामेंट टिश्यू। ये देखो, ऐसा एक स्पेसिफिक टाइप का स्पॉन्जी टिश्यू होता है। इस स्पॉन्जी टिश्यू को हम बोलते हैं वेलामेंट टिश्यू, जो एटमॉस्फेयर में जितना भी मॉइस्चर होगा, इस मॉइस्चर को ये ट्रैप कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉर एमसीक्यू फॉर 1 सेंटेंस। कि जो एपीफाइटिक प्लांट्स होते हैं, एपीफाइटिक रूट मतलब क्या होता है? एपी मतलब अबव, मतलब ये अपना मेन प्लांट है, इसके ऊपर जो प्लांट ग्रो हो रहा है इसको बोलेंगे एपीफाइटिक प्लांट। यस, और इस प्लांट की रूट को बोलेंगे एपीफाइटिक रूट। तो ये रूट जो फंक्शन दिखाती है वो एब्जॉर्प्शन का, वो कौन से टिश्यू की वजह से? स्पॉन्जी टिश्यू की वजह से। विच स्पॉन्जी टिश्यू? वेलामेंट टिश्यू। ये वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल प्लांट्स की बात करें, तो नॉर्मल प्लांट्स की जो रूट होती है, ये जो नॉर्मल प्लांट्स की रूट है, इन रूट्स के पास वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? तो इनके पास एक स्पेशल सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर या एक्सटेंडेड एपिडर्मल सेल्स, जो रूट वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। कैसे मैम? ये देखो, यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिया गया है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। आपको ये डायग्राम और ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको 4 ऑप्शंस दे सकते हैं और ऑड वन आउट सेलेक्ट करने बोल सकते हैं, या आपको हर एक रीजन का नाम दिया जाएगा, रीजन ऑफ रूट कैप, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, और आपको बोलेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ABCD। तो आपको हर एक रीजन का फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके सारे रीजन देखते हैं। सबसे पहले जो रूट कैप वाला रीजन होता है, ये प्रोटेक्शन देता है और डायरेक्शन देता है हमारे प्लांट को। अंडरग्राउंड एंट्री लेने के लिए ये हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है एंड डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है, ठीक है। ओके, मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या करता है? ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर रूट की लेंथ को बढ़ाता है, ठीक है, कंटिन्यूअस डिवीजन। जोन ऑफ इलोंगेशन क्या करता है? ये रूट की लेंथ बढ़ाता है। और रूट हेयर क्या करता है? ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो रूट हेयर जोन सिर्फ ऐसा इकलौता रीजन है जहां पर आपका वाटर एब्जॉर्ब होता है। मैचुरेशन जोन के जस्ट ऊपर आपका स्टेम का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, यानी प्लीम्यूल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो रूट हेयर है, ये ग्रो कैसे होता है? समझो ये आपके रूट के सेल्स हैं और यहाँ पर ऐसे आपके ये सिंगल लेयर है एपिडर्मल सेल्स की। अब इसमें से एक सिंगल सेल जो है वो कैसे अपनी वॉल को एक्सटेंड कर रहा है? देखो, जैसे कि समझो ये तो वही बात हो गई कि मेरे चेहरे पे बहुत सारे सेल है, मैं एक सेल को ऐसे खींच के लंबा कर रही हूँ। तो ये जो रूट हेयर है ना बेटा, ये कहीं से एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता है। जो आपके लेयर के सेल्स होते हैं, बस यही सेल अपनी आउटर लेयर को एक्सटेंड कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं एपिब्लेमल सेल या रूट हेयर। अब ये रूट हेयर के भी 2 पर्टिकुलर चीजें आपको याद रखनी है। क्या मैम? सबसे पहली बात, इसके पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी होती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। लेकिन इसकी जो सेल वॉल होती है वो डबल लेयर्ड होती है। इसकी सेल वॉल कैसी होती है? डबल लेयर्ड होती है। देखो, इंटरनली क्या प्रेजेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा ताकि एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए वैक्यूल होगा, फूड स्टोर करने के लिए साइटोप्लाज्म होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल का आपको क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है कि आपकी जो सेल वॉल है वो 2 लेयर कौन सी लेयर से बनी है। तो किसी एक बच्चे ने मुझे बताया था ओपी, आप बोलते हैं ना क्या, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जो भी है आपके लैंग्वेज में ओपी का फुल फॉर्म। सो ओ मतलब आउटर लेयर और पी मतलब पेक्टिन। तो आपकी जो सेल वॉल की 2 लेयर्स है, ऐसी अपनी सेल वॉल है। ये सेल वॉल की जो 2 लेयर है, इसमें से आउटर लेयर बनी है पेक्टिन से और इनर लेयर बनी है सेल्यूलोज से। ये नाम आपको 100% याद होने चाहिए, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और इनर लेयर जो होती है सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, ये देखो अब ये आ जाएगी आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है, दिस सेल मेम्ब्रेन इज इट इज सिलेक्टिवली सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ये जो ब्लैक वाला एरो जा रहा है ना, ये देखो सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, बट ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। अब फ्रीली परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रीली परमिएबल यानी कि ऑडिशन राउंड, किसी भी कंपटीशन का जो ऑडिशन राउंड होता है सबको ऑडिशन देना अलाउड होता है, वैसे फ्रीली परमिएबल सबको परमिशन है। लेकिन सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है? यानी कि फर्स्ट राउंड में कौन सिलेक्ट होगा, तो वहां पे आपका टैलेंट, आपका एज ग्रुप, आपके फैक्टर्स सब कुछ देखे जाते हैं, तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल हो जाता है। तो वही चीज हमको इधर पे बताई गई है, योर आउटर लेयर इज
आई मीन योर सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं, बट सेल वॉल के अंदर समझो ये अगर सेल वॉल है और ये डबल लेयर्ड है, ठीक है, और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो सेल वॉल के अंदर तो बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीजें जाएंगी वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज के ऊपर। साइज भी नहीं बोलूंगी मैं, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल बोला है। अगर सेमी परमिएबल बोला होता तो साइज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी छोटे मॉलिक्यूल्स अंदर जाते चाहे उसका फंक्शन हो या ना हो, बड़े मॉलिक्यूल्स अंदर ना जाते। बट सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है? मॉलिक्यूल छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है तो वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसके अलावा आपको क्या बताया गया है कि ये जो रूट हेयर होती है इसका लाइफ काफी टेम्पररी होता है, इट इज नॉट अ परमानेंट स्ट्रक्चर। ये आपको परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं दिखाती है, ये रूट हेयर हमेशा रिसाइकल होते रहता है, नया स्ट्रक्चर बनते रहता है। इट इज अ वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर आपको याद रखना है सेल वॉल के दो लेयर्स होते हैं, ओपी एंड आईसी। ओपी यानी आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, एंड सेल मेम्ब्रेन एक ही लेयर होती है जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ओके, नाउ वाटर जो अवेलेबल होता है, कौन सा वाटर अवेलेबल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए? सबसे पहली बात समझो, ये आपका रूट है, तो रूट के आसपास का जो भी इलाका होता है उसको बोलते हैं राइजोस्फीयर। अब रूट के आसपास में ना बहुत सारा वाटर अवेलेबल होता है, बहुत सारा वाटर अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखो, हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है? ये समझो ये आपके सॉइल पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे आपकी रूट है, मैं रूट भी ड्रॉ कर देती हूँ बीच में, यहाँ पे आपकी रूट है, ठीक है। तो अब रूट के आजू बाजू में आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल साइड साइड से किनारे से नीचे जा रहे हैं, ग्राउंड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। तो ग्रेविटेशनल वाटर आपके रूट के लिए बचता ही नहीं है एब्जॉर्ब करने के लिए, वो तो सीधे नीचे चला जाता है। सो ग्रेविटेशनल वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। अब दूसरा आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर यानी कि जो आपके सॉइल के आजू बाजू में चिपक जाता है, यानी रूट को पानी देने से पहले आपकी मिट्टी खुद पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो पानी सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया वो लेयर रूट के लिए अवेलेबल नहीं है, तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। थर्ड आता है आपका कंबाइंड वाटर। व्हाट इज कंबाइंड वाटर? इट इज अ केमिकल वाटर, यानी कि जब अंडरग्राउंड में बहुत सारे केमिकल्स मिक्स्ड होते हैं तो वहां पे आपका जो वाटर अवेलेबल होता है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लेता है, केमिकल्स के अलग अलग ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेता है। सो वो भी हमारी रूट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन है रूट हेयर के पास। लास्ट में अपना बचता है कैपिलरी वाटर। व्हाट इज दिस कैपिलरी वाटर? आपके रूट हेयर्स के बीच में और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, ये देखो यहाँ सरफेस में ये जो बीच का पानी बच गया है, दो सॉइल मॉलिक्यूल्स के बीच का जो पानी बच जाता है, इसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। और हमारी सॉइल के लिए, रूट के लिए यही पानी बचता है। ये देखो ये अपना कैपिलरी वाटर है, ये जो दो सॉइल मॉलिक्यूल के बीच में दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारी रूट इजीली अब्जॉर्ब कर सकती है। सो ग्रेविटेशनल वाटर इज नॉट अवेलेबल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज नॉट अवेलेबल, कंबाइंड वाटर इज नॉट अवेलेबल, ओनली कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर यानी विच इज प्रेजेंट बिटवीन नेबरिंग सॉइल पार्टिकल्स, ओनली दिस वाटर इज अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। करेक्ट? इज दिस क्लियर एवरीबडी? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। ओके, अब देखो इस नेक्स्ट टॉपिक में हमको क्या बताया गया है, तीन टाइप का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। पहला है इम्बिबिशन, दूसरा है डिफ्यूजन, तीसरा है ऑस्मोसिस। तो ये तीन कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, इम्बिबिशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, जिसको अननेसेसरी बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूज करके रखा है या आप लोग इस टॉपिक से डर जाते हो। आपको एकदम सिंपल भाषा में मैं ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इम्बिबिशन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। बस उसी चीज को अपने दिमाग में फिट कर लो और उसी को आप एक्सप्लेन करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। सबसे पहली बात, इम्बिबिशन मतलब क्या होता है? इम्बिबिशन यानी कि जब कोई सॉलिड मॉलिक्यूल, जब भी कोई सल्यूट मॉलिक्यूल वाटर को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस सल्यूट मॉलिक्यूल की टर्जिडिटी बढ़ जाती है और उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्बिबिशन, यानी कि एक टाइप का एब्जॉर्प्शन। एक टाइप का क्या देखा जाएगा इधर पे? एब्जॉर्प्शन। और ये सल्यूट मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, यानी कि वाटर लविंग होना चाहिए, क्योंकि वाटर लविंग होगा तभी वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा। इज दिस क्लियर? तो जो मॉलिक्यूल वाटर या लिक्विड को एब्जॉर्ब कर रहा है उसको बोलेंगे इम्बिबेंट। क्या बोलेंगे? इम्बिबेंट। और जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहा है उसको बोलेंगे इम्बिबेट। क्या बोलेंगे? इम्बिबेट। जैसे सिंपल अभी रूट हेयर के बारे में हम एक एग्जांपल लेते हैं।
रूट हेयर के पास दो कंपोनेंट्स है। रूट हेयर का जो सेल वॉल है वो उसके दो लेयर है, करेक्ट। आउटर लेयर ओपी यानी कि पेक्टिन से बनी है, इनर लेयर सेल्यूलोज से बनी है, करेक्ट। तो जो आउटर लेयर पेक्टिन की है और इनर लेयर सेल्यूलोज की है, ये दोनों लेयर वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके वजह से आपके रूट के अंदर वाटर एंटर हो पाता है। तो इसी को बोलते हैं इम्बिबिशन। पर ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करते, मतलब ये स्पॉन्ज जैसा नहीं है। हमारा जो रूट होता है ये कड़क टिश्यू है, इट इज नॉट अ स्पॉन्जी स्ट्रक्चर जिसके पास छोटे छोटे होल्स होते हैं, ऐसा नहीं है, इनके पास होल्स नहीं है। तो यहाँ पर पहले आपका वाटर मॉलिक्यूल ऐसे सरफेस के ऊपर आके अटैच होता है, सरफेस टेंशन वाली थ्योरी फॉलो होती है, कोहेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है। इस अटैचमेंट के प्रोसेस को बोलते हैं इम्बिबिशन। और फिर थोड़े टाइम के बाद फ्रीली परमिएबिलिटी की मदद से ये वाटर मॉलिक्यूल हमारे रूट हेयर के अंदर चला जाता है और स्वेलिंग देखने को मिलती है। सो दैट इज कॉल्ड एज इम्बिबिशन। अब डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनना। ऑस्मोसिस ये हम बात करते हैं वाटर की, सॉल्वेंट की। और डिफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं सोल्यूट की। किसकी बात करते हैं, सोल्यूट। जब भी आप डिफ्यूजन की बात करोगे तो आप सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का ट्रैवलिंग देखते हो। सो व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूज हो जाना यानी कि फैल जाना, पसर जाना, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। तो डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जहां पर सल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा होगा वहां से ये लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागते हैं, ताकि ये एक इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट कर सके। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, यानी कि सबके पास बराबर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम नहीं होना चाहिए। एज यू कैन सी ओवर हियर ऑल्सो, यहाँ पर जो आपको फूड फॉर्म हो रहा है या वाटर फॉर्म हो रहा है या जो भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है वो डिस्पर्स हो रहे हैं। डिस्पर्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। देखो ये आपका जाइलम वेसल है और ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है जो जाइलम के थ्रू आता है। तो ये अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ताकि पूरे पत्ते में इक्वल लिक्विड पहुंचे। सो डिफ्यूजन इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और ये कब तक होता है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, डिफ्यूजन फॉरएवर नहीं होता है। ये कब तक होता है, जब तक हम किसी इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच जाते। इक्विलिब्रियम यानी जब तक हम बैलेंस तक नहीं पहुंच जाते। जैसे कि समझो मेरे पास 10 रुपए, आपके पास 2 रुपए, तो मैं अगर अपने में से कुछ पैसे आपको दे दूं जिससे आपके पास भी इक्वल, जैसे मैं अपने में से 4 रुपए आपको दे दूं तो आपके पास टोटल 6 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि पहले 2 रुपए थे, मैंने आपको 4 रुपए दिए, आपके पास 6 रुपए हो गए, अब मेरे पास भी 6 रुपए बचे। तो अब हम इक्विलिब्रियम में आ गए। तो डिफ्यूजन कब होता है, जब तक आप इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लेते। इज दिस क्लियर? सो वाटर पासेस इनटू द सेल बाय डिफ्यूजन थ्रू अ फ्रीली परमिएबल सेल वॉल। इज दिस क्लियर? व्हाट इज डिफ्यूजन? अभी डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर इज नथिंग बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, यानी कि आपके कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स, मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ सॉल्यूट, कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं या कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, उसके वजह से वाटर अट्रैक्ट होता है। तो उस वाटर के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। मतलब समझो आपके पास 2 रुपए है, मेरे पास 10 रुपए है, तो आपको मुझसे और पैसे चाहिए, तो आप मुझ पे जो प्रेशर डाल रहे हो उसको मैं बोलूंगी डिफ्यूजन प्रेशर। और ये प्रेशर कब तक रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता। सो दिस प्रेशर इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर। मेरे पास प्योर 10 रुपीज है, मैंने वो किसी से उधार नहीं लिया है, तो मेरे पास हमेशा ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि मेरा वो खुद का पैसा है। अगर मैंने ऑलरेडी किसी से उधार लिया है तो वो प्रेशर किसी और के ऊपर जाएगा कि यार इसने तो मेरे पैसे लिए और मेरे पैसे लेके दूसरे को बांट दिया, अब ये मुझे मेरे पैसे वापस कैसे देगी। तो प्योर सॉल्वेंट जो होता है उसके ऊपर डिफ्यूजन प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन। इतना ही, ज्यादा कुछ आपको पंचायत याद रखने की जरूरत नहीं है। एकदम बेसिक बेसिक डिटेल्स ही आपको याद रखनी है, ठीक है। द डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, आपका यहाँ का जो डिफ्यूजन प्रेशर है ए एंड सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन ए माइनस बी, समझो ये सोल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर है और ये प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। यानी कि प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जिसको अब हम बोलते हैं सक्शन प्रेशर। क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर। और ये टर्म हमको किसने दिया था, बीएस मेयर 1938 में। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे मैम साइंटिस्ट के नाम के साथ साथ उनका ईयर भी याद रखना है क्या, यस। और अभी के लिए सक्शन प्रेशर के जगह पे हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल की आगे थ्योरी दी गई है तो तभी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, मतलब ये एक ही चीज के दो नाम है। डिफ्यूजन प्रेशर को ही सक्शन प्रेशर बोलते हैं या वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। सो व्हाट इज दिस वाटर पोटेंशियल, इट इज अ थर्स्ट ऑफ द सेल।
यानी जिसके पास 2 रुपए हैं उसके अंदर जो भूख है, मुझे और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, तो वो दूसरों के ऊपर प्रेशर डालता है, तो उस प्रेशर को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। सो द थर्स्ट ऑफ द सेल विच इट अब्सॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। यानी कि समझो कौवे को प्यास लगी थी तो कौवे ने मटके में पत्थर डाला। क्यों डाला मटके में पत्थर? क्योंकि उसको प्यास लगी थी, तो उसकी प्यास की वजह से उसने अपने सराउंडिंग की जो हेल्प ली उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इज दिस क्लियर? ओके। और ये डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्यों इंपॉर्टेंट है? वाटर, मिनरल्स और कंडक्शन वगैरह करने के लिए, एब्जॉर्प्शन वगैरह करने के लिए, ठीक है। अभी देखो डिफ्यूजन 2 टाइप का होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन होता है और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। ये आगे दिया गया आपको। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? आप डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से जब वाटर ट्रांसपोर्ट करते हो, दिस इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं जा पाते, यानी कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बनाई जाती है जिनको हम बोलते हैं एक्वापोरिन्स। दिस इज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो स्पेशल टनल जैसा स्ट्रक्चर होता है, कैनाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जहां से आपके मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यस। नाउ अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑस्मोसिस। क्या दिखाई दे रहा है आपको इधर ऑस्मोसिस में? योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज ट्रैवलिंग। देखो सल्यूट मॉलिक्यूल उतना ही है इधर पे, आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा है, आपका पानी ट्रैवल कर रहा है। यस, इट इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट हेयर सेल। क्या बोलेगा? वाटर एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म, तो वाटर एंटर कर रहा है आपके रूट हेयर सेल में, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? ये देखो, ये छोटा छोटा जो ब्लू मॉलिक्यूल्स है ये आपका वाटर है, और जो ग्रीन है ये आपका शुगर है। तो वाटर कहाँ से कहाँ जा रहा है? फ्रॉम लो शुगर कॉन्सेंट्रेशन टू हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी शुगर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी शुगर है, तो जहाँ पे सोल्यूट ज्यादा, पानी उधर ही ज्यादा जाएगा, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं चाहिए, जहाँ पे सोल्यूट ज्यादा होगा वहीं पे सॉल्वेंट जाएगा, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। इज दिस क्लियर? ओके। ऑस्मोसिस की वजह से हमको 3 टाइप का सोल्यूशन मिलता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या होता है? इस सोल्यूशन में आपके पास सोल्यूट कम होता है। ये देखो यहाँ पे सोल्यूट कम होगा और वाटर ज्यादा होगा, ठीक है। हाइपरटोनिक में क्या होता है? यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा होता है, ये देखो ये हाइपरटोनिक, यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा होता है और पानी कम होता है। और आइसोटोनिक में क्या होता है? जितना सोल्यूट होता है उतना ही वाटर होता है, यानी ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में होता है? इक्विलिब्रियम स्टेट में, ना कम पानी ना ज्यादा पानी, इक्वल स्टेट। यस, ओके। ऑस्मोसिस 2 टाइप का होता है, एक एक्स ऑस्मोसिस, एक एंड ऑस्मोसिस। अभी अगर हम ग्रेप्स का एग्जांपल लें, ग्रेप्स के अंदर नेचुरली सोल्यूशन भरा हुआ है, यानी आप नॉर्मली, अभी ग्रेप्स का सीजन आ गया है, तो कौन कौन बच्चे इधर पे नासिक से हैं बताओ जल्दी जल्दी? आपके इधर बहुत अच्छे ग्रेप्स ग्रो होते हैं, राइट। तो जब आपका जो फ्रेश ग्रेप होता है आप उसको दबाओगे तो उसके अंदर बहुत सारा सैप होता है, यानी लिक्विड भरा हुआ होता है। तो उस नेचुरल ग्रेप को अगर मैं नमक के पानी में डालूं तो उसके अंदर का पूरा पानी बाहर आ जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, क्योंकि बाहर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था। और वाटर कहाँ से मूव होता है? वाटर मूव होता है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ सॉल्ट ज्यादा है और यहाँ पे सॉल्ट कम है, मतलब ग्रेप्स के खुद के अंदर ज्यादा सॉल्यूट नहीं है। सो वाटर विल ट्रैवल फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वजह से हमारे ग्रेप्स पिचक जाएंगे और श्रिंक हो जाएंगे। इसको बोलेंगे एक्सऑस्मोसिस, यानी पानी स्ट्रक्चर के बाहर गया। नाउ व्हाट इज एंडोस्मोसिस? एंडोस्मोसिस इज नथिंग बट, अभी यहाँ पे आपके जो किशमिश है, इस किशमिश के अंदर आपका जो भी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है, वो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कैसा हो गया है? ड्राई है, बट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आ गया है इधर पे। यानी कि अब अगर आप एक भी किशमिश खाओगे तो बहुत ऐसे आंख एकदम बंद हो जाती है अगर खट्टा किशमिश रहेगा तो, करेक्ट। तो ड्राई सोल्यूट है बट इधर पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और आपने सादा पानी लिया है, तो अब सादे पानी के कंपेरिजन में किशमिश के अंदर सोल्यूट ज्यादा है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ, वाटर कहाँ से कहाँ जाता है? फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर पानी अंदर जा रहा है इसीलिए एंडोस्मोसिस, यहाँ पानी बाहर आ रहा है इसीलिए एक्सोस्मोसिस। इज दिस क्लियर एवरीबडी? आगे और क्या बताया गया है? सेल वॉल, ये देखो एंडोस्मोसिस के टाइम पे जब पानी सेल के अंदर जाता है, समझो ये मेरा एकदम पिचका हुआ किशमिश है, इसके अंदर पानी आया, तो अब ये किशमिश फूल के ऐसा पूरा फूक गया है,
तो ये किशमिश जब फूकता है तो इसके सेल वॉल पे जो प्रेशर पड़ता है उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय टर्जिड सेल सैप ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, यानी ये अंदर की तरफ से ये प्रेशर आता है। सो दिस इज टर्गर प्रेशर जो वॉल पे पड़ता है। लेकिन अगर ये प्रेशर कंटिन्यू पड़ता रहा तो हमारी वॉल ब्लूम करके बर्स्ट हो जाएगी। तो अब वॉल अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर देती है, इसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। कि बस हो गया, अभी तू और पानी मत पी, और पानी पी तो तेरा पेट फट जाएगा, मतलब ग्रेप्स फट जाएंगे। तो उल्टा जो प्रेशर आता है, सेल वॉल बहुत मोटी है क्योंकि सेल वॉल के पास 2 लेयर है, पेक्टिन और सेल्यूलोज। तो जैसे अंदर से प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है, टर्गर प्रेशर जैसे ही बढ़ता है वैसे ही वॉल प्रेशर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों प्रेशर इक्वल स्टेट में आ जाते हैं और आपके ग्रेप्स को एक टर्जिड स्टेट मिल जाता है। मतलब ना अब वो और पानी एब्जॉर्ब करेगा और ना ही बाहर पानी जाएगा, वो उसी स्टेट में रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड वॉल प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर। आगे क्या बताया देखो एकदम सिंपल टर्म्स में, व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस, एकदम सिंपल भाषा में। डिफ्यूजन की अगर बात करें तो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ट्रैवल होते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पे सोल्यूट मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पे सोल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा जाता है ताकि इक्विलिब्रियम स्टेट आ सके। व्हाट इज ऑस्मोसिस? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे आपका वाटर ट्रैवल कर रहा है। किधर से ट्रैवल कर रहा है वाटर? ये देखो, दिस इज लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे सॉल्ट कम है, यहाँ पे सॉल्ट ज्यादा है, तो वाटर हाई सॉल्ट की तरफ आएगा और आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ऑस्मोसिस में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूजन में सोल्यूट ट्रांसपोर्ट होता है। इज दिस क्लियर? व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। जहां पर आपका जो सोल्यूशन है ये अपोजिट डायरेक्शन में जब प्रेशर दिखाता है टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल, यानी कि वॉल प्रेशर। बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज नथिंग बट योर वॉल प्रेशर। ये देखो आपका टर्गर प्रेशर जो है, ये आपका सेल है, सेल के अंदर बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब हो गया है, तो अब ये टर्जिड हो रहा है, ये टर्जिड हो रहा है। बट ये टर्जिड होगा तो वैसे ही आपके सेल का साइज बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ते जाएगा अब सेल के वॉल से एक प्रेशर आना स्टार्ट होगा जिसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। तो सेल की साइज इंक्रीज करने के लिए जो प्रेशर आता है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसकी साइज को एक स्पेसिफिक शेप पे रोकने के लिए जो अपोजिट प्रेशर आता है दैट इज ये वॉल प्रेशर। तो हमारा जो चपटा सेल होता है, फ्लैसिड सेल, यहाँ पे टर्गर प्रेशर 0 है, मतलब यहाँ पे हमारा सेल एकदम फ्लैट है, पचका हुआ किशमिश है, तो यहाँ पे तो वो ज्यादा से ज्यादा टर्गर प्रेशर बनाएगा, मतलब और पानी चाहिए और पानी चाहिए। तो फ्लैसिड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, यानी पानी दो पानी दो पानी दो, बिकॉज ऑस्मोसिस मीन्स पानी आना। ठीक है, एक बार आपका सेल चपटे से मोटा हो गया, फ्लैसिड यानी चपटा और टर्जिड यानी मोटा, एक बार आपका सेल मोटा हो गया तो अब टर्जिड प्रेशर आना स्टार्ट होगा, टर्गर प्रेशर आना स्टार्ट होगा, यानी कि आपका सेल फूगना स्टार्ट होगा, तो अब उसके अगेंस्ट वॉल प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट होता है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑन द एनवायरमेंट टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर। ओके, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज टर्गर प्रेशर, दिस इज वॉल प्रेशर। तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ये सबसे ज्यादा किस में होता है? चपटे सेल्स में, फ्लैसिड सेल में, क्योंकि उनको पानी ज्यादा चाहिए। टर्गर प्रेशर किस में सबसे ज्यादा होता है? फूले हुए सेल में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा पानी ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया है। वॉल प्रेशर किस में ज्यादा होता है? अगेन फूले हुए सेल में, क्योंकि ये टर्गर प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन से आता है। एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है? इट डिक्रीजेस विद एडिशन ऑफ सोल्यूट। आप जैसे जैसे लिक्विड में सोल्यूट ऐड करते जाओगे, समझो ये प्योर वाटर है, आप इसमें जैसे जैसे सोल्यूट ऐड करते जाओगे तो प्योर वाटर का और जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने का वो कम होते जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ये सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। टर्गर प्रेशर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जिसमें आपका सेल ये प्रेशर खुद क्रिएट करता है जब वाटर की एंट्री होती है। टर्गर प्रेशर अपने आप जनरेट होता है ना जब वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, और वॉल प्रेशर भी अपने आप जनरेट होता है, बस फर्क इधर पे क्या है? वॉल प्रेशर सेल वॉल से आता है और टर्गर प्रेशर साइटोप्लाज्म से आता है। यस, एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड सोल्यूशन, यानी कि A माइनस B, प्योर वाटर और सोल्यूशन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है? वाटर मूव्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। टर्गर प्रेशर में क्या होता है? द साइज ऑफ द सेल इंक्रीजेस, टर्जिडिटी बढ़ रही है। वॉल प्रेशर में इट इज इक्वल टू द टर्गर प्रेशर। एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इट इज डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर। जब आपका सेल चपटा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर एकदम हाई रहेगा,
जब आपका सेल फूक गया है तो टर्गर प्रेशर हाई हो जाएगा, तो उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। जब तक ये इक्वल स्टेट में नहीं आ जाता तब तक डिफ्यूजन प्रेशर अपना काम करते रहेगा और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन चालू रखेगा, ताकि सबके पास, सारे सेल्स के पास इक्वल वाटर का वॉल्यूम हो। टर्गर प्रेशर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे सेल को स्ट्रेच करके रखता है, हमारे सेल को एक शेप दे के रखता है, ये हमारे सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। it provides supports to non-woody tissues, it is essential for cell enlargement, it maintains the shape of the cell। ऑस्मोसिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी की वजह से तो रूट वाटर में एब्जॉर्ब होगा, मतलब वाटर रूट में एब्जॉर्ब होगा। इट मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ द सेल। ऑस्मोसिस होगा तभी वाटर मॉलिक्यूल ट्रैवल करेगा, वाटर मॉलिक्यूल ट्रैवल करेगा तभी आपका सेल टर्जिड रहेगा। इट ऑल्सो फैसिलिटेट सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर, एक सेल से दूसरे सेल में वाटर ऑस्मोसिस की मदद से ट्रैवल करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ड्रूपिंग ऑफ लीफलेट्स एंड लीव्स इन द विसिनिटी ऑफ टच मी नॉट प्लांट, यानी कि ऑस्मोसिस की मदद से ही हमारे प्लांट की कब प्लांट मुरझाएंगे और कब प्लांट ओपन रहेंगे ये भी डिपेंड करता है। जैसे टच मी नॉट प्लांट जो होता है, अगर आप उस टच मी नॉट प्लांट को टच करोगे तो आपके हाथ में सोल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो आपका जो लीव्स होता है वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि उसका मॉइस्चर आपके स्किन की तरफ आने की कोशिश करता है। तो लीव्स के अंदर मॉइस्चर कम होने की वजह से वो लीव्स सिकुड़ जाते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद वो वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? ये सिंपल डिफ्यूजन, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में हमको किसी एक्स्ट्रा प्रोटीन्स की जरूरत नहीं पड़ती, सब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रैवल हो जाता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे पास स्पेशल चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्वापोरिन्स, जो प्रोटीन मेम्ब्रेन्स होती हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स को ट्रैवल कराने में हेल्प करती है अगर वो नॉर्मली ट्रैवल नहीं कर पा रहा है तो, और ये एटीपी मॉलिक्यूल की मदद से होता है। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वाटर पोटेंशियल। ओके, सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? वाटर पोटेंशियल। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इस टॉपिक में से आपको क्या याद रखना है? अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स देखे उसमें से एग्जाम में आपको क्या पूछा जा सकता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का डेफिनेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर का सिंपल एक लाइन का आंसर आ सकता है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज टर्गर प्रेशर, व्हाट इज वॉल प्रेशर। तो आप ये बता सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, या इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन विच इज मैक्सिमम इन फ्लैसिड सेल्स एटसेट्रा। ओके, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का सिंपल डेफिनेशन पूछा तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। ओके, और टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस पूछा तो आपको एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पूछा तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। यस, ओके, दैट्स इट। फिर अब वाटर पोटेंशियल पे आते हैं, तो वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड आपको डेफिनेशन पूछा जा सकता है या उसकी सिंबल पूछा जा सकता है। तो देखो, एक बहुत ही सिंपल सा केमिस्ट्री इधर पे इन्वॉल्व है। हमारे नेचर में आपने ये सुना ही होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, करेक्ट? सेम वैसे यहाँ पे दिया गया है कि हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी सिस्टम के कंपोनेंट हैं, सबके पास कोई ना कोई अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी होती है जो वो यूज करते हैं अपना काम करने के लिए। एग्जैक्टली वही एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल के पास भी होती है ट्रैवल करने के लिए, और बस वाटर के उसी केमिकल एनर्जी को हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे त्रिशूल जैसे सिंबल से, जिसको हम बोलते हैं साई। ओके, अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? वाटर पोटेंशियल ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल बट अपोजिट इन साइन टू डीपीडी, इट हैज नेगेटिव वैल्यू। यानी कि अगर आपका वाटर एकदम प्योर है, इसके अंदर कोई भी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, यानी ये किसी भी सोल्यूट के साथ डिसॉल्व नहीं हो रहा। बट वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सोल्यूट की तरफ हमेशा भागा भागा जाता है, यानी ऑस्मोसिस करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता है। तो जितना ज़्यादा ये सोल्यूट मॉलिक्यूल के साथ जाएगा उतना ज़्यादा वाटर की जो पोटेंशियल वैल्यू है वो नेगेटिव में जाती जाएगी। मतलब ये क्या बताएगा कि प्योरिटी खत्म हो रही है। नेगेटिव नंबर क्या बता रहा है कि वाटर की प्योरिटी खत्म हो रही है और वो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ मिल रहा है। ये कोई गलत बात नहीं है, बस ये हमको एक इंडिकेट करता है कि प्योर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो रहा है और हमको अब सोल्यूशन मिलना स्टार्ट हो रहा है। सोल्यूट मतलब सॉलिड पार्टिकल, और प्योर सॉल्वेंट यानी कि नो सोल्यूट पार्टिकल, ओनली लिक्विड। दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं तो सोल्यूशन बनता है। तो यहाँ पर हमको ये पता चलता है जितना ज़्यादा नेगेटिव नंबर आएगा उतना आपका सोल्यूशन थिक बन रहा है, यानी कि उतना ज़्यादा आपका वाटर सोल्यूट के साथ मिक्स हो रहा है। ठीक है, अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखो, ये वाला खाली पैराग्राफ देखो, वाटर हमेशा कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है? फ्रॉम लेस नेगेटिव वैल्यू टू मोर पॉजिटिव वैल्यू और मोर नेगेटिव वैल्यू, यानी कि जहाँ पे कम सोल्यूट है वहां से वो ज्यादा सोल्यूट की तरफ जाता है, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। दैट्स इट, इसी को बोलते हैं वाटर पोटेंशियल, टू डिसॉल्व विद द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। इज दिस क्लियर?
अब देखो वाटर एब्जॉर्प्शन में कब तकलीफ आती है, हमारा जो रूट है, रूट के जो हेयर है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है, रूट हेयर में। रूट के जो हेयर है ये एब्जॉर्प्शन कब नहीं कर पाते, जब कैपिलरी वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो रूट हेयर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है तो भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए सेल्स को काम करने के लिए। तीसरा पॉइंट, अगर आपके पानी में बहुत सारा सोल्यूट यानी कि बहुत सारा केमिकल प्रेजेंट है तो इससे कंबाइन वाटर फॉर्म होगा, और कंबाइन वाटर रूट एब्जॉर्ब कर सकते हैं क्या? नो, रूट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब कंबाइन वाटर। यस, अगर आपके रूट में प्रॉपर एयर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यानी प्रॉपर गैप्स नहीं है, प्रॉपर एरेशन नहीं है, तो भी वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा। और अगर ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया हमने, इंक्रीज ट्रांसपिरेशन एक्सेलरेट्स द रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो वाटर एब्जॉर्प्शन फास्ट हो सकता है। कैसे मैम? समझो ये अंडरग्राउंड में आपके रूट है और ये ऊपर आपका प्लांट है। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है, इस प्लांट में से आपका पानी इवेपोरेट हो रहा है, ऐसे मॉइस्चर निकल के हवा में जा रहा है, तो इसके वजह से आपका जो जाइलम वेसल है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो नीचे से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो जितना ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन वाटर आपके प्लांट में रुकेगा नहीं, वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली नुकसान यहाँ पे प्लांट का है। यस, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा, यानी वाटर उसमें से बाहर आ जाना। जब आपका प्लाज्मा ब्रेक होता है प्लाज्मोलिसिस, लिसिस यानी ब्रेकडाउन, तो आपके सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लास्ट यानी कि साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, वो श्रिंक हो जाएगा, पतला हो जाएगा। जब आपका सेल ही ब्रेक हो जाएगा तो सेल के अंदर का सारा लिक्विड बाहर आ जाएगा, तो आपका सेल श्रिंक हो जाएगा। सेल श्रिंक हो जाएगा तो आपके सारे लीफ मुरझा जाएंगे। अगर इसके अंदर आपने थोड़ा वाटर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश की तो हो सकता है कि ये प्लांट थोड़ा सा जिंदा होने की फिर से ट्राई करे, लेकिन अगर इसको आपको पूरी तरीके से हेल्दी बनाना है तो सिर्फ वाटर से काम चलेगा क्या? नहीं, आपको कंटिन्यूस वाटर के साथ साथ आपको इसको मिनरल्स का भी सोर्स देना पड़ेगा। मतलब अगर आप हाइपोटोनिक वाले सोल्यूशन के प्लांट को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हो तो ही आपका वो प्लांट हेल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर टर्जिड सेल्स देखने को मिलेंगे, टर्जिड लीफ यानी उनके अंदर पानी भरा हुआ देखने को मिलेगा। और फाइनली आपको यहाँ पे डीप्लाज्मोलिसिस होते हुए दिखाई देगा। डीप्लाज्मोलिसिस मतलब क्या होता है? रिपेयरिंग ऑफ द ब्रोकन सेल। प्लाज्मोलिसिस यानी ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा, डीप्लाज्मोलिसिस यानी रिपेयर ऑफ द ब्रोकन प्लाज्मा, जो टूट गया था उसको जोड़ देना, उसको बोलते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। यानी सेल्स को बहुत सारा पानी, बहुत सारा खाना मिल गया, अब वो खुश है। यहाँ तक सबको पक्का समझ में आया है? यस, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो अब देखो आगे हमको क्या बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट। देखो हमारा वाटर कैसे कैसे प्लांट के अंदर आ रहा है। सबसे पहले हमारा जो रूट है, रूट हेयर के ऊपर रूट से निकल के रूट हेयर बन रहा है, और ये रूट हेयर जो है यहाँ पे पहले आपका वाटर मॉलिक्यूल बैठता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल का ड्रॉपलेट एड्सॉर्ब होता है। क्या होता है? एड्सॉर्ब होता है। सो ये हो गया इम्बिबिशन। वाटर मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होने के बाद अब ये सेल वॉल के अंदर जाएगा, ये हो गया डिफ्यूजन। और सेल वॉल के अंदर जाने के बाद अब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्मोसिस। बट ये इतना आसान नहीं है जितना आसान ये दिखता है, इसको बहुत सारे हर्डल्स पास करने पड़ते हैं। तो हमको वाटर का ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से दिखाई देता है, एक सिम्प्लास्ट पाथवे, एक अपोप्लास्ट पाथवे। ना व्हाट इज सिम्प्लास्टिक पाथवे एंड व्हाट इज अपोप्लास्टिक पाथवे, एकदम ध्यान से देखो। यहाँ पे जो ओ दिखाई दे रहा है, अपोप्लास्ट की स्पेलिंग में जो ओ आता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या दिया गया है। अपोप्लास्ट पाथवे में आपका जो वाटर ट्रैवल होता है, वो वाटर कहाँ से ट्रैवल होता है? आपके आउटर सेल स्ट्रक्चर से, यानी कि सेल वॉल से। यहाँ पर आपका कोई भी लिविंग टिश्यू इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हमारा जो सेल वॉल होता है ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बना हुआ होता है। किससे बनता है? स्क्लेरेनकाइमा से, यानी कि डेड टिश्यू से, परमानेंट टिश्यू से। करेक्ट। तो अपोप्लास्ट का पाथवे आपके प्लांट के आउटर पार्ट से ट्रैवल करता है वाटर, एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी लिविंग टिश्यू। वही अगर हम सिम्प्लास्ट वाला पाथवे देखेंगे तो यहाँ पे आपका वाटर अंदर यानी कि बीच के लिविंग पार्ट से जा रहा है, बट पूरा का पूरा रास्ता क्या देखने को मिल रहा है हमको इधर पे? अपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में एक कॉमन चीज क्या देखने को मिल रही है? अपोप्लास्ट का रास्ता बाहर से जा रहा है, सिम्प्लास्ट का रास्ता अंदर से जा रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद दोनों अंदर से ही ट्रैवल करते हैं। यानी अपोप्लास्ट के केस में ये जब बाहर से जाता है तो इसके रास्ते में कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है? ये एक टाइप का शुगर मेम्ब्रेन है जो बहुत ही ज्यादा थिक होता है, जो इम्परमिएबल होता है वाटर को। तो वाटर को फिर मजबूरी में आके यहाँ पे अपना डायरेक्शन डाइवर्स करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है,
जिसके वजह से फिर वो भी सिम्प्लास्ट पाथवे ही फॉलो करता है। इज दिस क्लियर एवरीबडी? इसी को हम ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे भी बोलते हैं। सो ये देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, योर सिम्प्लास्ट पाथवे इज ऑल्सो नोन एज वैक्यूलर पाथवे और ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। व्हाई इट इज नोन एज वैक्यूलर पाथवे? लुक हियर, when water passes across from one living cell to other living cell through plasmodesmata, it is called as symplast pathway and it is also called as transmembrane pathway। यानी कि इधर देखो, जब आपका वाटर प्लाज्मोडेस्माटा के बीच में से, ये आपका प्लाज्मोडेस्माटा है, इधर से आपका पानी जब ट्रैवल कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लाज्मोडेस्माटा, सो दिस इज योर ट्रांसमेम्ब्रेन, यानी कि ये दो सेल के मेम्ब्रेन के बीच में से पास हो रहा है। सो ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, या जब ये आपके सेल के बीच में से ऐसे वैक्यूल वाले रीजन से पास हो रहा है तो उसको वैक्यूलर पाथवे बोलते हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन फॉर सिम्प्लास्ट एंड अपोप्लास्ट। एकदम सिंपल तरीके से याद रखो। अपो मीन्स ओ मतलब आउटर रीजन से पानी जाएगा और सिम्प्लास्ट में अंदर से पानी जाएगा। आउटर रीजन से जो पानी जाएगा उसमें एक ही डिफरेंस है, बीच में कैस्पेरियन स्ट्रिप आएगा, तो आपका ये पानी फिर सेल के पेरीसाइकिल के अंदर से होते हुए फिर जाइलम बंडल तक जाएगा। दैट्स इट। ओके, सो अपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बीच का डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर आप ये लर्न कर लेते हैं तो आपको 3 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, अपोप्लास्ट में आपके एडजेसेंट सेल्स यानी बाहर के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सेप्ट कैस्पेरियन स्ट्रिप, क्योंकि ये थिक शुगर मेम्ब्रेन होती है जो वाटर को ब्लॉक कर देती है, इम्परमिएबल होती है। सिम्प्लास्ट पाथवे ये आपके इंटरकनेक्टेड प्लाज्मोडेस्माटा के ब्रिजेस होते हैं। अपोप्लास्ट पाथवे में प्लाज्मोडेस्माटा का कोई रोल नहीं होता। सिम्प्लास्ट पाथवे में कंटिन्यूअसली आपका वाटर जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही ट्रैवल करता है। अपोप्लास्ट पाथवे में यू ट्रैवल थ्रू सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। सिम्प्लास्ट में वी ट्रैवल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अपोप्लास्ट इज फास्ट, सिम्प्लास्ट इज स्लो। अपोप्लास्ट इज नॉट एडेड बाय स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे साइटोप्लाज्म का कुछ रोल नहीं है क्योंकि पानी बाहर से जा रहा है। सिम्प्लास्ट में साइटोप्लाज्म का बहुत रोल आता है। अपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व ऑस्मोसिस, सिम्प्लास्ट इन्वॉल्व्स ऑस्मोसिस। तो ये 6 पॉइंट में से 4 पॉइंट्स भी याद रख लिया तो भी इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इज दिस क्लियर? पक्का? ओके, नाउ अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है? 2 टाइप का मैकेनिज्म है, एक पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन सबसे सिंपल तरीके से बता देती हूँ। यहाँ पे आपका जो पानी है इट इज द मेन वे ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर थ्रू द रूट्स एंड नॉट बाय द रूट्स। मतलब यहाँ पे रूट खुद मेहनत नहीं कर रही है, पानी ऑटोमेटिकली रूट से होते हुए आपके प्लांट के हेयर तक जाता है, मतलब प्लांट के सेल्स तक जाता है। ठीक है, तो ये देखो, दिस इज योर पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी यहाँ पे प्रोटीन्स, मतलब यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, ये हमारे वाटर को एब्जॉर्ब करने में या उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहा है। तो दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 टाइप का होता है, एक ऑस्मोटिक और एक नॉन ऑस्मोटिक। ये देखो, ये आपका ऑस्मोटिक है, ये आपका नॉन ऑस्मोटिक है। तो यहाँ पे आपका वाटर जो है वो ऑस्मोसिस, सॉरी उल्टा बताया मैंने, दिस इज योर नॉन ऑस्मोटिक एंड दिस इज योर ऑस्मोटिक पाथवे। तो यहाँ पे आपका ये जो नॉन ऑस्मोटिक पाथवे है, यहाँ पे नॉर्मली वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका जो ये चैनल प्रोटीन है, ये चैनल प्रोटीन एनर्जी मॉलिक्यूल की मदद से ही एक्टिवेट होता है, खुद को ओपन करता है और मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और जो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है ये आपका ऑस्मोटिक मैकेनिज्म दिखाता है, बट यहाँ पे ऑस्मोटिक मैकेनिज्म बिना एनर्जी के होता है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इसको डायरेक्ट एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, पर यहाँ पे बहुत सारा मॉलिक्यूल जब जमा हो जाएगा बल्क में, तो ये बल्क मॉलिक्यूल प्रेशर क्रिएट करके मेम्ब्रेन के उस पार जाने की कोशिश करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। तो वाटर मॉलिक्यूल को अगर आपको प्लांट के अंदर डालना है तो 2 तरीका होता है, एक पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों आता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में डिफ्यूजन भी ऑस्मोसिस भी आता है और नॉन ऑस्मोसिस भी आता है, यानी कि बल्क ट्रांसपोर्ट वाला मैकेनिज्म भी आता है। तो आई होप आपको अब्जॉर्प्शन वाला थ्योरी समझ में आ गया। आपको याद रखना है ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन कौन से साइंटिस्ट ने दिया था और नॉन ऑस्मोटिक कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। दैट्स इट। नेक्स्ट आता है अपना ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। तो इसके हम अलग अलग एक्सपेरिमेंटल थ्योरी पढ़ेंगे। राइट, तो अभी हमारे आगे का टॉपिक क्या है? ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। हमने लास्ट टाइम देखा कि आपका वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसका लोकेशन मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन रूट क्या है। तो वाटर के 2 ट्रांसपोर्टेशन रूट हमने देखे थे, एक था अपोप्लास्ट और एक था सिम्प्लास्ट। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अब वाटर अब्जॉर्प्शन कैसा होता है। इट इज डन बाय 2 प्रोसेसेस, एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस।
ओके अभी आज हम देखने वाले हैं कि आपका वाटर एक्चुअली में रूट से लेकर स्टेम और स्टेम से लेकर लीफ तक ट्रैवल कैसे करता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, जिसको प्रूव करने के लिए हमको अलग अलग थ्योरीज दी गई थी, जिसमें से फर्स्ट थ्योरी थी रूट प्रेशर थ्योरी। ओके सो देखो बेसिकली हमारे प्लांट के अंदर जो लिक्विड होता है, जो वाटर होता है, उसको हम सैप बोलते हैं, और इस सैप के ट्रैवलिंग को हम असेंट ऑफ सैप बोलते हैं, कि ये वाटर आखिर ये जो लिक्विड है ये रूट से वाटर एब्जॉर्ब करके कैसे स्टेम तक जाता है और स्टेम से कैसे ये बाकी के प्लांट के अलग पार्ट्स तक पहुंचता है। तो उसके लिए हमारे पास जो अलग अलग थ्योरीज दी गई है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस। पहला थ्योरी है रूट प्रेशर थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं वाइटल थ्योरी। अब इस थ्योरी के बारे में पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है दैट दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जे प्रीस्टली, ही प्रपोज्ड दिस थ्योरी। और इन्होंने क्या बताया कि एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पर रूट के सेल्स जो हैं वो वाटर को ट्रैवल करने में हेल्प कर रहे हैं। बेसिकली इस थियोरी या इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, रूट को कट किया गया। हमारे रूट का जो स्टंप होता है, जहाँ से आपकी स्टेम स्टार्ट होती है, वहां पर रूट को कट करके, मतलब वो जो स्टेम है, ये स्टेम वाले पार्ट को कट करके हमने यहाँ पर एक ग्लास का ट्यूब लगाया जो कि ट्रांसपेरेंट है, और फिर उसके ऊपर हमने वापस से स्टेम कनेक्ट किया। ओके ये देखो, ये आपका ये प्लांट का लेयर है, ये प्लांट की लेयर हमने कट की, यहाँ पे हमने एक ग्लास लगाई, एक यू ट्यूब ग्लास लगाई, और उसके बाद हमने फिर से यहाँ पर क्या मेजर किया, स्टेम कनेक्ट किया, या फिर आप बोल सकते हो एक मर्क्यूरी वाला ट्यूब कनेक्ट किया। तो इससे हमको क्या पता चलता है, आपका वाटर तो रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है, रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वाटर एब्जॉर्ब होकर नेचुरली आपके स्टेम तक आएगा। अब इसके आगे अगर वाटर ट्रैप हुआ, अगर यहाँ पर आपका वाटर ट्रैप हो रहा है, तो ये मर्क्यूरी का लेवल धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ेगा। अभी ये इस लेवल पे है, फिर थोड़े टाइम के बाद यहाँ पहुँच जाएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब जैसे जैसे वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब होते रहेगा, वैसे वैसे आपका वाटर का लेवल मर्क्यूरी के लेवल को राइज करते रहेगा। करेक्ट। तो ये था हमारा वाइटल थ्योरी, जिसमें हमको क्या बताया गया कि आपका जब आप शार्प नाइफ से अपने प्लांट के जाइलम को कट करते हो, आधे पार्ट को कट करते हो, तो आपके रूट से लेकर, मतलब आपके रूट से, इधर देखो आपके टेक्स्ट बुक में भी जो डायग्राम दिया है, आपने यहाँ पर अपने प्लांट को कट किया है, इसके ऊपर आपने अपना ग्लास ट्यूब लगाया है, तो यहाँ से जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है वो वाटर आपके मर्क्यूरी के लेवल को राइज कर रहा है। ये देखो स्टार्टिंग लेवल इतना था, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमको वाटर का लेवल, मर्क्यूरी का लेवल राइज होते हुए दिखाई दिया। तो इससे ये प्रूव होता है कि एज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज डन बाय रूट्स, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसके वजह से एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होता है, और जो कि कहाँ से आता है, हमारे रूट के कॉर्टेक्स के लिविंग सेल से। तो बेसिकली वाइटल थ्योरी या रूट प्रेशर थ्योरी में ये बताया गया है कि पानी एब्जॉर्ब करने के लिए रूट के सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। ये था हमारा फर्स्ट थ्योरी, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, रूट प्रेशर क्या होता है, दिस इज टर्म्ड एज रूट प्रेशर, यानी कि जब आपके रूट के लिविंग सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसको रूट प्रेशर बोलते हैं। दिस वाज गिवन बाय एस हेल्स। इट इज ड्यू टू रूट प्रेशर वाटर along with dissolved minerals is not only found in xylem but it is also conducted upwards against the gravity। यानी रूट प्रेशर थ्योरी की वजह से हमको ये बताया गया है कि रूट में जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं ये ग्रेविटी के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पाए जाते हैं, और ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। आपको पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, प्रेशर मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, वैसे प्रेशर मेजर करने के लिए बेरोमीटर यूज़ करते हैं। तो बार्स ये प्रेशर का यूनिट है। तो रूट प्रेशर में कितना प्रेशर पाया गया, +1 से लेकर +2 बार्स का प्रेशर पाया गया, विच इज अप्रोक्सीमेटली इनफ टू पंप वाटर टू अ हाइट ऑफ 10 to 20 मीटर। मतलब ये इतना प्रेशर है जो रूट से जनरेट होता है, जिससे आप पानी नेचुरली 20 मीटर हाइट तक एंटी ग्रेविटी पहुंचा सकते हो, मतलब नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में पहुंचा सकते हो। बट इसके ड्रॉबैक क्या क्या थे। पहला ड्रॉबैक ये था कि ये रूट प्रेशर सिर्फ 10 से 20 मीटर तक की हाइट तक ही पानी पहुंचा सकता है। अगर 20 मीटर से लंबे प्लांट्स हैं तो उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा क्या था, एसेंट ऑफ सैप कैन ऑल्सो अकर इवन इन द एब्सेंस ऑफ रूट सिस्टम। अगर रूट सिस्टम नहीं है तो भी तो हमारे उस प्लांट में लिक्विड होता है, वाटर होता है, यानी जाइलम बंडल्स होते हैं, तो वहां पर कैसे ट्रांसलोकेशन होगा। तीसरा ड्रॉबैक क्या था, रूट प्रेशर वैल्यू इज ऑलमोस्ट नियरली जीरो इन टॉलर जिम्नोस्पर्म ट्रीज। जो ट्रीज 20 मीटर से भी टॉल होते हैं उनमें रूट प्रेशर की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो वहां पर फिर कैसे वाटर ऊपर जाता है ना। हम तो अभी तक यही इमेजिन कर रहे हैं कि रूट वाटर को ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन जहाँ पे प्लांट की हाइट 20 मीटर से भी ज्यादा है वहां पे वाटर कैसे जा रहा है। इन एक्टिवली ट्रांसपायरिंग प्लांट्स नो रूट प्रेशर इज डेवलप्ड। जहाँ पर आपको एक्टिव ट्रांसपीरेशन देखने मिलता है, ट्रांसपीरेशन यानी कि कंटिन्यू वेपर्स निकल रहे हैं, आपके लीव्स में से वेपर इवेपोरेट हो रहे हैं, वहां पे कोई रूट प्रेशर तैयार नहीं हो रहा, वहां पे आपके जाइलम के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है।
Xylem sap under normal condition is under tension, that is it shows negative hydrostatic pressure on high osmotic pressure। मतलब क्या बोला गया है कि नॉर्मल कंडीशन में भी अगर आप जाइलम को देखो तो वो कंटिन्यूअसली वाटर का एब्जॉर्प्शन चालू रखता है, क्योंकि उसके पास कंटिन्यूअस प्रेशर बना हुआ रहता है ऑस्मोसिस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट थियरी आती है कैपिलैरिटी थियरी, इसी को हम बोलते हैं फिजिकल फोर्स थियरी। इस थियरी में हमको क्या बताया गया है, कैपिलरी एक्शन के बारे में बताया गया है। दिस वॉज फर्स्ट गिवन बाय बोहेम इन 1863। wick dipped in an oil shows capillarity due to which oil is raised upwards। तो बेसिकली यहाँ पर हमको एक एक्सपेरिमेंट करके बताया गया। यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो रूट प्रेशर थ्योरी में क्या बोला है, लिविंग सेल्स रिस्पॉन्सिबल है रूट के। कैपिलैरिटी थ्योरी में क्या बोल रहे हैं, दैट डेड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंट ऑफ सैप। असेंट यानी कि ट्रैवल। तो रूट प्रेशर थ्योरी में लिविंग सेल्स इंपॉर्टेंट है, कैपिलैरिटी थ्योरी में फिजिकल फोर्स और डेड सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। चलो देखते हैं एक्चुअली में क्या होता है। देखो कैपिलरी एक्शन में जब आप एक एम्प्टी स्ट्रॉ वाटर में डालते हो तो आप क्या देखते हो कि वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो इस कैपिलरी के वॉल के साथ अधेयर हो जाते हैं। अधेयर हो जाना यानी कि बाइंड हो जाना, अधेशन दिखाना, जिसके वजह से वाटर का लेवल राइज हो जाता है। करेक्ट। सो कैपिलैरिटी एक्शन इज द डिफरेंस इज वाटर इज पोलर एंड अधेयर्स टू द ग्लास वॉल्स ऑफ द ट्यूब। तो ये देखो, ये आपका मर्क्यूरी का है ट्यूब और ये मर्क्यूरी लिक्विड है, ये आपका वाटर का लिक्विड है ना। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल बट मर्क्यूरी इज नॉट अ पोलर मॉलिक्यूल, जिसके वजह से ये हमको अधेशन प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है। इट डज नॉट शो स्ट्रॉन्ग अधेसिव प्रॉपर्टीज। और हमने इस लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वाटर हमको स्ट्रॉन्ग अधेसिव प्रॉपर्टी दिखाता है, जिसके वजह से वो जाइलम बंडल, ये जो अपना जाइलम बंडल है, इसके बीच बीच में चिपक के आसानी से वाटर का लेवल ऊपर की तरफ अराइज हो जाता है। बट अब इसके ऑब्जेक्शंस क्या थे, कैपिलैरिटी थ्योरी का पहला ऑब्जेक्शन ये था कि जो आपका स्टेम है, जो आपका जाइलम का बंडल है, ये दोनों एंड से ओपन होना चाहिए और पूरा का पूरा ये खाली होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, जाइलम के पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, जो हमारे जाइलम को बंद रखते हैं या हमारे जाइलम को ब्लॉक करके रखते हैं। ऐसे छोटा छोटा ओपनिंग प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ड्रॉबैक इज दैट जाइलम बंडल इज नॉट कम्प्लीटली हॉलो। सेकेंड ड्रॉबैक क्या था, the lower end of the capillary tube must be in direct contact with soil or water, however there exists a barrier of root cortex between xylem and soil water। अगर आप रूट देखो तो रूट और वाटर के बीच में हमारे रूट की जो कॉर्टेक्स लेयर है, ये कॉर्टेक्स लेयर एक बैरियर बन जाती है, जिसकी वजह से आपका रूट हेयर डायरेक्ट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। पहले रूट हेयर के ऊपर वाटर एड्जॉर्ब होता है यानी इम्बिबिशन होता है, फिर वो सेल वॉल के थ्रू अंदर एंट्री लेता है। नेक्स्ट, जितना पतला आपका कैपिलरी ट्यूब रहेगा उतनी ज़्यादा हाइट तक हमारा वाटर रेज होगा। तो टॉलर ट्रीज के पास जाइलम हमको दिखाई देता है कि इनका जाइलम का डायमीटर बड़ा है तो ज़्यादा पानी ऊपर जाएगा, लेकिन नेचर में हमको जाइलम के वेसल्स कैसे दिखाई देते हैं, हैविंग वाइडर बोर। बोर मतलब क्या होता है, जितना बड़ा प्लांट उतना बड़ा जाइलम, जितना बड़ा जाइलम उसमें उतने बड़े बड़े छेद होंगे। छेद की वजह से आपका वाटर निकल सकता है, लीक हो सकता है, इवेपोरेट हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भी पानी ऊपर कैसे जा रहा है, देखो रूट के लिविंग सेल्स थोड़ा काम करते हैं, रूट के डेड सेल्स थोड़ा काम करते हैं। सब कुछ किसी एक ही थ्योरी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। ये हमारा कंक्लूजन है कि वाटर कैसे ट्रांसलोकेट होता है। ओके, सो कंक्लूजन अगर निकालें कैपिलरी थियोरी का, सो टू सम अप, कैपिलैरिटी कैन नॉट बी सोल मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन एसेंट ऑफ सैप इन ऑल द प्लांट्स ऑफ वेरिंग हाइट्स। मतलब क्या बोला गया आप कैपिलैरिटी थियोरी से पूरा का पूरा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं एक्सप्लेन कर सकते। थर्ड थियोरी आती है कोहेशन टेंशन थियोरी, विच इज अ ट्रांसपिरेशन पुल थियोरी। ये थियोरी काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है एंड दिस इज अ वाइडली एक्सेप्टेड थियोरी एक्सप्लेनिंग एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स। इट वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली इन 1894 और ये दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, एक कोहेशन अधेशन और एक ट्रांसपिरेशन पुल। कोहेशन अधेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, यानी सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन कोहेसिव फोर्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन अधेसिव फोर्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कौन से, ये अपना रूट हेयर है, ये रूट हेयर का सेल वॉल है, तो आउटर लेयर बना है पेक्टिन से, इनर लेयर बना है सेल्यूलोज से। तो भी आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो पेक्टिन और सेल्यूलोज को क्रॉस करके सेल मेम्ब्रेन के अंदर तक आ रहा है। तो ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है, H2O प्लस पेक्टिन, H2O प्लस सेल्यूलोज, ये अधेसिव फोर्स है बिकॉज दीज टू आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जिसके वजह से आपके रूट के अंदर एक वाटर कॉलम तैयार होता है, यानी कि ऐसे वाटर जमा होते जाते जिसकी वजह से लेवल अराइज होता है। अब बेसिकली ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में जो पानी आपके लीव से जाता है, जो मॉइस्चर आपके लीव से जाता है, ये इसी मॉइस्चर की वजह से आपके जाइलम के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि और पानी दो और पानी दो, और वो जाइलम वही प्रेशर नीचे रूट के सेल्स को देता है, जिसकी वजह से रूट कंटिन्यूअसली वाटर एब्जॉर्प्शन का काम चालू रखता है। तो जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा
ये ग्रेविटी के उल्टा डायरेक्शन में हो रहा है, यानी ये सन के डायरेक्शन में हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन पुल होगा उतना ज़्यादा वाटर का ट्रांसलोकेशन होगा। इट्स वेरी सिंपल थ्योरी। ये देखो, यहाँ से आपका ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर यहाँ से मंगाया जाता है, फिर यहाँ से अगर वाटर ज़्यादा चाहिए तो प्रेशर जाएगा रूट पे, तो रूट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जमा करके स्टेम को देता है, स्टेम वो वाटर लीफ को देता है, बदले में लीफ उस वाटर को इवेपोरेट कर देती है, यानी ट्रांसपिरेशन कर देती है। सो दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल, in which leaf vessel is transmitted down to root and thus it accounts for the ascent of sap। यानी इस तरीके से आपका वाटर जो है वो पॉजिटिवली, thus water is pulled upwards passively without any ATP energy against the gravity leading to ascent of sap। तो बेसिकली तीनों थ्योरी का इधर पे इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट थ्योरी इज अप्लाइड फॉर रूट, second theory is applied for stem, and third theory is as per the transpiration। so root pressure theory vital theory पहला, दूसरा कैपिलैरिटी थ्योरी, और तीसरा ट्रांसपिरेशन पुल। ये तीनों मिलके हमको एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ योर प्लांट ट्रांसपोर्ट्स वाटर फॉर ट्रांसपिरेशन पुल टू ऑपरेट। अभी इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वाटर कॉलम हमेशा अनब्रोकन या कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन हमारे डे और नाइट के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, कभी कभी गैस बबल एंटर कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है गैस बबल की वजह से ब्लॉक हो जाता है, यहाँ का पूरा वाटर मॉलिक्यूल इधर ही रुक जाता है। Mechanism assumes that tracheids are more efficient than vessels as their end wall support water column। इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जाइलम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसके ट्रैकिड्स है, मतलब जाइलम दो पर्टिकुलर टिश्यू से बना है, ट्रैकिड्स और वेसल्स। तो ट्रैकिड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन वेसल्स, ऐसा इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है। अगर हमने प्लांट को वैसलीन से कोट कर दिया, ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ, तो भी आपका वाटर आगे ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। मतलब आप ऐसा इमेजिन करो कि मैम अगर मैं इस लीफ के ऊपर एक वैक्स की लेयर लगा दूं, तो ऑयल या वैक्स की लेयर क्या करेगी, मॉइस्चर को इवेपोरेट नहीं होने देगी। इसीलिए आप ठंडी में वैसलीन लगाते हो ना, ताकि वो आपकी बॉडी का मॉइस्चर अंदर ही ट्रैप करके रखे। तो अगर मेरी बॉडी का मॉइस्चर बाहर नहीं जाएगा तो क्या ऐसा है कि आपको प्यास नहीं लगेगी? प्यास तो आपको तो भी लगी रही है ना, भले ही गर्मी में या ठंडी में आपने मॉइस्चर लगा दिया है, तो मॉइस्चर आपकी बॉडी में है, लेकिन आपको प्यास तो लगेगी ना। वैसे ही अगर आप लीव्स के ऊपर वैसलीन लगा दोगे तो ट्रांसपिरेशन रुकेगा, बट फिर भी ट्रांसलोकेशन नहीं रुकेगा। और ये ट्रांसलोकेशन हमको डेसिडियस प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे लीव्स नहीं होते, जहाँ पे सारे पत्ते झड़ गए होते हैं। तो दिस ऑब्जर्वेशंस पॉइंट टू द फैक्ट दैट बिसाइड्स फिजिकल फोर्स, एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिफ्टिंग द वाटर कॉलम अप। यानी सिर्फ डेड सेल्स के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते, सिर्फ रूट सेल्स के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते। ऑल द सेल्स एंड ऑल द एंटिटी दे वर्क टुगेदर फॉर प्रॉपर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स आयन की। अभी इसमें से ना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही चीजें आती हैं। पहली चीज, गिव एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स। देखो, मिनरल आयंस हमारी डे टू डे एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे खाने में पूरा खाना बनने के बाद आप थोड़ा सा धनिया डालते हो उसमें, धनिया इज गुड फॉर डाइजेशन, या अजवाइन जीरा मेथी का हम तड़का लगाते हैं, इट इज़ गुड फॉर डाइजेशन। वैसे ही हमारे माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स हैं। माइक्रो एलिमेंट्स जो कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, इसके एग्जांपल्स आपको कंपलसरी याद करने हैं, कॉपर, कोबाल्ट, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक। और मैक्रो एलिमेंट्स जो हमारे हर चीज़ में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो यूनिवर्सल मॉलिक्यूल्स है। इसके अलावा फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर एंड मैग्नीशियम, ये चारों एलिमेंट्स मिलके बनते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स आपको सॉइल से भी एब्जॉर्ब होते हुए दिखाई देते हैं। मतलब रूट जब वाटर एब्जॉर्ब करता है ना, तो साथ ही साथ वो मिनरल्स भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसको जो मिनरल चाहिए ये सिर्फ वही मिनरल एब्जॉर्ब करेगी, ये सारे के सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। और सिर्फ सॉइल से मिनरल आता है ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं। मिनरल्स हमको प्लांट के ओल्डर पार्ट से भी मिलता है, जैसे कि उनके लीव्स में जो फूड बनता है उस टाइम पे जो मिनरल्स बनते हैं वो। सबसे ज़्यादा मिनरल्स कौन से ट्रैवल करते हैं हमारे प्लांट बॉडी में? फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्म अगर हम देखें, बट द आयंस फ्रॉम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स लाइक कैल्शियम इज नॉट रीमोबिलाइज्ड। यानी एक बार अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब हो गया तो फिर वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, लेकिन फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन ये इधर से उधर ट्रैवल करते रहते हैं। Different modes of passive absorption and active absorption of mineral in plants and carrier concept of active absorption। ये हमको मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताया है कि आप एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी कर सकते हो, पैसिव एब्जॉर्प्शन भी कर सकते हो। जहाँ तक मिनरल्स की बात हम करें तो मिनरल्स सिर्फ सॉइल से मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, प्लांट के ओल्डर पार्ट से भी मिलता है। मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स। ठीक है, ओके। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की। देखो हमने क्या बोला, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर, ठीक है, और लीफ में क्या बनता है? फूड। तो फूड कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? फ्लोएम, यस।
ओके जहाँ पे फूड बनता है उस ऑर्गन को बोलते हैं सोर्स, और जहाँ पर वो खाना जमा होगा उस ऑर्गन को जाके बोलेंगे सिंक, क्योंकि वहां पे जाके वो खाना जमा हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो दिस इज द जाइलम वेसल, दिस इज द फ्लोएम वेसल। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपके, यस। और ये आपका सुक्रोज और अमीनो एसिड्स है, यहाँ पे जो व्हाइट डॉट है दैट इज योर अमीनो एसिड्स, और जो रेड कलर के बड़े बड़े डॉट्स हमको दिखाई दिए दैट वाज योर सुक्रोज। यस ये देखो ये रेड रेड कलर का दिखाई दे रहा है, तो इट हैज वाटर प्लस अमीनो एसिड प्लस सुक्रोज, एंड जाइलम मोस्टली हैज वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम के पास क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स। तो अब ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, देखो आपका फूड कहाँ पर बनता है, मेजरली लीफ में, तो लीफ इज नोन एज द सोर्स एंड रूट इज नोन एज द सिंक। तो देखो आपका जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वो किस तरीके से होता है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो द लीव्स आर रिफर्ड टू एज द सोर्स एंड द शूट एंड द रूट टिप्स आर रिफर्ड टू एज सिंक। तो वास्क्यू जहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है यानी कि लीफ में, वहाँ पे आपका खाना बनेगा यानी सुक्रोज बनेगा, और वाटर का भी रिसोर्स अवेलेबल है क्योंकि वाटर इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये सुक्रोज जब बहुत ज़्यादा हो जाता है रेडी, तो आपका ये जो फ्लोएम वेसल है, सी दिस इज योर फ्लोएम वेसल, ये आपका सीव ट्यूब है, ये आपका सीव ट्यूब है, ये आपका सीव ट्यूब है, और ये आपके कंपेनियन सेल्स है, ये जो साइड साइड में छोटे छोटे दिखा रहे हैं ना वॉल जैसे सेल्स, ये आपके कंपेनियन सेल्स है। तो आपका सुक्रोज और आपका वाटर ग्रेविटी के वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इसको बोलते हैं प्रेशर फ्लो। बट जब ये नीचे की तरफ जाता है तो ये कहाँ जा रहा है, एक्चुअली में सिंक की तरफ जा रहा है। अब ये सिंक यानी कि रूट वाले पार्ट के पास आपको जितना सुक्रोज यूज करना था आपने यूज किया, बाकी का जो भी एक्स्ट्रा फूड रहता है वो स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च के फॉर्म में। अब यहाँ पे हमारा स्टार्च का क्वांटिटी ज़्यादा हो गया है, तो अब इधर पे अननेसेसरी जो वाटर का बल्क होगा, जो एक्स्ट्रा वाटर का बल्क होगा, वो एक्स्ट्रा वाटर का बल्क वापस से जाइलम टिश्यू में चला जाएगा। देखो इसको बोलते हैं लोडिंग ऑफ वेन्स, यानी कि वाटर फ्लोएम के अंदर आ रहा है, और इसको बोलते हैं अनलोडिंग ऑफ वेन्स, वाटर फ्लोएम से जा रहा है, क्योंकि वाटर के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, फोटोसिंथेसिस होगा तभी सुक्रोज बनेगा। तो सुक्रोज बनाने के लिए हमको पहले वाटर देना पड़ेगा, लोडिंग करनी पड़ेगी, सुक्रोज बन जाएगा तो वो प्लांट के रूट तक जाएगा प्रेशर के वजह से, ग्रेविटी के वजह से। सिंक सेल में जाने के बाद एक्स्ट्रा सुक्रोज मिलके स्टार्च बना देगा, और जो भी वाटर एक्स्ट्रा बचा है वो अनलोड होके फिर से जाइलम पे आ जाएगा, फिर से जाइलम से वो प्लांट बॉडीज में ट्रैवल करेगा, और फिर से वो सोर्स सेल्स के पास जाएगा। तो अब इधर पे एक चीज़ हमको क्या पता चलती है कि जाइलम जो है ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है, यानी ये वाटर को एक ही डायरेक्शन में लेके जाता है, बट फ्लोएम जो है ये फूड को हर एक डायरेक्शन में लेके जाता है। फ्लोएम हर एक डायरेक्शन में लेके जाता है, इट इज बाय डायरेक्शनल, यानी कि ये लीव से स्टेम के पास भी लेके जाएगा और रूट के पास भी लेकर आएगा। यस एवरीबॉडी, सो दिस इज द पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन। हमको दो टाइप का ट्रांसलोकेशन देखने मिलता है, एक वर्टिकल ट्रांसलोकेशन, एक लेटरल ट्रांसलोकेशन। वर्टिकल ट्रांसलोकेशन यानी कि सोर्स से लेकर सिंक तक आना, दिस इज वर्टिकल ट्रांसलोकेशन। एंड लेटरल ट्रांसलोकेशन क्या होता है, प्लांट की गर्थ में फूड अप्लाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, जो हमारे स्टेम की गर्थ होती है, जो उसका डायमीटर होता है, जब हम उस डायरेक्शन में फूड अप्लाई करते हैं तो दैट इज नोन एज रेडियल और टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन। सो फूड is transported through phloem in by direction, is this clear? और हमारे फूड में ज़्यादातर क्या कंटेन होता है, वाटर, फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, यस, लेकिन कभी कभी अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा भी देखने को मिलते हैं। अभी देखो आपको यहाँ पर मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है, तो ये प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, या आप इसको बोल सकते हो मंच प्रेशर फ्लो थ्योरी या मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस में भी हमको यही बताया गया है, ये हमको अर्नस्ट मंच नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। इन्होंने हमको बोला था फोटोसिंथेसिस करके जब हम ग्लूकोज बनाते हैं तो ऑस्मोसिस की मदद से ये ग्लूकोज पहले आपके लीफ में जाके स्टोर होता है, और लीफ में वो ग्लूकोज कब बनेगा, जब वाटर आएगा। तो हमारे जाइलम से जब वाटर हमारे फ्लोएम में आता है और सुक्रोज बनता है या ग्लूकोज बनता है, उसको बोलते हैं लोडिंग ऑफ वेन। ये देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के वजह से ये आपका सोर्स का सेल है, यहाँ पे आपकी शुगर बनी, दिस इज कॉल्ड एज लोडिंग। अब ये लोडिंग जो है ये प्रेशर फ्लो की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ओके और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाके ये एक्स्ट्रा फूड जो है, ये एक्स्ट्रा फूड क्या हो जाएगा, इधर पे स्टोर हो जाएगा, जो स्टार्च बन जाएगा। और जो अनवांटेड वाटर है, अब ये अनवांटेड वाटर फिर से ऑस्मोसिस करके एक्सऑस्मोसिस करेगा, क्या करेगा, एक्सऑस्मोसिस, और ये वाटर बैलेंस करेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अनलोडिंग ऑफ द वेन, जहाँ पर आपको वापस से ट्रांसपिरेशन देखने को मिलेगा, वापस से वाटर आपके लीफ तक जाएगा। तो सोर्स सिंक,
सोर्स, सिंक, जहाँ पे खाना बनता है उसको सोर्स बोलते हैं, जहाँ खाना स्टोर होता है उसको सिंक बोलते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है? मंच, ये मास फ्लो हाइपोथेसिस या मंच प्रेशर फ्लो थ्योरी। ओके, ऑल राइट। अब देखो आगे क्या बताया ट्रांसपीरेशन के बारे में। इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ट्रांसपीरेशन यानी कि आपके नेचर में प्लांट जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो जब हमारा प्लांट उस वाटर को इवेपोरेट कर देता है, मतलब स्पेसिफिकली लीव से जब हमारे वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अगर ये वाटर लिक्विड फॉर्म में इवेपोरेट हुआ है, जैसे कि समझो आपको ठंडी के सीजन में वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म देखने को मिलते हैं, जो ड्यू ड्रॉप्स हम बोलते हैं ना, ओस की बूंदे, इनको हम बोलते हैं गटेशन। सो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज गटेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर डेफिनेशन। ओके, इट अकर्स थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वाटर स्टोमाटा और हाइड्रोथोड्स। बेसिकली वाटर को अगर गैस फॉर्म में इवेपोरेट करना है तो वो नॉर्मली स्टोमाटा से इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन अगर आपको वाटर को लिक्विड फॉर्म में इवेपोरेट करना है तो लिक्विड फॉर्म में इवेपोरेट करने के लिए उसके पास जो स्पेशल सेल्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रोथोड्स। अगर आपका वाटर वेपर के फॉर्म में फुश करके उड़ जा रहा है तो उसको ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। बहुत सारा ट्रांसपीरेशन हमको कहाँ से देखने को मिलता है? लीव्स में से। ज्यादातर ट्रांसपीरेशन हमको लीव्स में से देखने को मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी द एक्चुअल वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू थ्री मेन साइट्स, क्यूटिकल, स्टोमाटा एंड लेंटिकल्स। तो अकॉर्डिंगली हमको तीन टाइप का ट्रांसपीरेशन दिखाया गया है, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन एंड स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन। चलो तीनों को समझते हैं। ओके, तो तीन टाइप के जो ट्रांसपीरेशन हमको दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला हम देखेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन में हमें क्या बताया गया है? व्हाट इज क्यूटिकल? क्यूटिकल बेसिकली हमारे लीफ के ऊपर जो एक वैक्सी लेयर होती है, शुगर से बनती है, उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। अब आपको इसमें से याद क्या रखना है? आपको तीनों टाइप के ट्रांसपीरेशन के नाम याद रखने हैं, ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन याद रखना है, और कौन से मेथड से कितना % वाटर ट्रांसपायर होता है वो याद रखना है। तो देखो आपके लीफ के क्यूटिकल से, यानी कि अपर वैक्सी लेयर से जब वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, और ये अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% ऑफ टोटल ट्रांसपीरेशन होता है। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन ज्यादा करके दिन के टाइम पे होता है और रात के टाइम पे वही कम हो जाता है, और वो भी डिपेंड करता है कि आपके क्यूटिकल का लेयर कितना मोटा या कितना पतला है। अगर पतली वैक्सी लेयर है तो ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा, मोटा वैक्स का लेयर है तो कम ट्रांसपीरेशन होगा। नेक्स्ट आता है लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। व्हाट आर लेंटिकल्स? आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रीज में ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो यहाँ से आपका जो वाटर डायरेक्टली इवेपोरेट होता है, इसको हम बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ज्यादातर ये लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन हमको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ऑन द बार्क ऑफ वुडी स्टेम, ऑन रूट ऑफ डाइकोटिलेडोनस फ्लावरिंग प्लांट्स। और कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ये? वो 0.1 to 1% ऑफ टोटल ट्रांसपीरेशन हमको लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन में देखने मिलता है। दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, और ये भी सिर्फ दिन के टाइम पे होता है। लास्ट आता है स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन। अप्रोक्सीमेटली 90 to 93% ऑफ टोटल ट्रांसपीरेशन स्टोमाटा की वजह से होता है। कैसे, वो हम ध्यान से देखेंगे। तो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा ऑन लीव्स आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स। आपका स्टोमाटा कहाँ पर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे आपके लीव्स को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। एपिस्टोमेटिक, यानी कि अपर सरफेस पे स्टोमाटा है। जैसे कि समझो ये कोई लीफ है तो इसके अपर सरफेस पे अगर स्टोमाटा है तो उसको एपिस्टोमेटिक बोलेंगे। अगर लोअर सरफेस पे स्टोमाटा है तो उसको हाइपोस्टोमेटिक बोलेंगे, और अगर दोनों सरफेस पे स्टोमाटा है तो उसको एम्फिस्टोमेटिक बोलेंगे। दिन के समय पे स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नाइट टाइम। ओके, लेकिन डेजर्ट प्लांट्स को छोड़कर, क्योंकि डेजर्ट प्लांट C3 पैथवे फॉलो करते हैं, यानी ये अपना खाना बनाने का काम रात के टाइम पे करते हैं, नॉट ड्यूरिंग द डे लाइट। सो डेजर्ट प्लांट एक एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी के सारे प्लांट्स में हमको स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन देखने मिलता है। ओके, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। द नंबर ऑफ स्टोमाटा पर यूनिट एरिया ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज स्टोमाटल फ्रीक्वेंसी, यानी एक यूनिट एरिया ऑफ लीफ में कितना स्टोमाटा प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं स्टोमाटा फ्रीक्वेंसी। एंड द कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ स्टोमाटा एंड नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्टोमाटल इंडेक्स। एपिडर्मल सेल्स मतलब कौन से होते हैं? ये आउटर सेल्स। तो आउटर सेल्स एंड इनर स्टोमाटा, ये कितना प्रेजेंट है? आउटर सेल्स एंड योर इनर स्टोमल सेल्स, ये जो अंदर सेंटर में अपना पोर होता है इसको हम स्टोमल पोर बोलते हैं। इन दोनों को मिला के जो हमको रेशियो मिलता है उसको बोलते हैं स्टोमाटल इंडेक्स। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटल अपैरेटस। आपका स्टोमाटा कोई एक सेल ऑर्गेनल नहीं है, ये एक पूरा अपैरेटस है जो अलग अलग सेल से मिलके बनता है। जनरली हमको दो गार्ड सेल्स देखने को मिलते हैं, ये जो किडनी शेप सेल्स हैं। सेंटर में एक स्टोमा देखने को मिलता है, और साइड साइड में हमको एक्सेसरी सेल्स देखने को मिलते हैं जिनको हम सब्सिडरी सेल्स भी बोलते हैं। आपका ये जो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? सी, गार्ड सेल्स इज द टाइप ऑफ एपिडर्मल टिश्यू विच इज मॉडिफाइड इनटू किडनी शेप सेल्स, एंड दीज गार्ड सेल्स कंटेन अवर न्यूक्लिएटेड क्लोरोप्लास्ट। ये गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि गार्ड सेल्स जब फोटोसिंथेसिस करेगा
तभी आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें फूड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। और अगर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोसिस होगा, यानी सॉल्वेंट सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आएगा, आपका स्टोमा ओपन हो जाएगा। स्टोमा क्या होता है? इट इज अ स्मॉल ओपनिंग जो गार्ड सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जहां से आपका वाटर लॉस्ट होता है। एक्सेसरी सेल्स क्या होते हैं? हमारे साइड साइड के सब्सिडरी सेल्स, जिनके पास पोटेशियम आयंस का रिजर्वॉयर होता है, यानी पोटेशियम आयन स्टोर होते हैं। ठीक है, अब देखो स्टोमाटा कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है, ये डिपेंड करता है। आपका ये जो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल अगर टर्जिड होगा, यानी कि अगर ये फूगा हुआ होगा, तो आपका स्टोमाटा ओपन होगा। अगर आपका गार्ड सेल फ्लैसिड है तो आपका स्टोमा क्लोज होगा। अगर आपका गार्ड सेल फ्लैसिड है, यानी कि खाना नहीं है, लेस फूड, तो इधर पे स्टोमा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग ये दो थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन की गई है। एक है स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन हाइपोथेसिस। इसमें हमको क्या बताया है? स्टीवर्ट 1964 में हमको ये थ्योरी दी गई थी। हमारे पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होती है फॉस्फोराइलेज, ये दिन के टाइम पे क्या करती है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है, क्योंकि आपके प्लांट को एनर्जी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो वो अपने स्टोर्ड फूड को शुगर में कन्वर्ट करते हैं, जिसके वजह से सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो उसके वजह से क्या होगा? सी द एंजाइम फॉस्फोराइलेज कन्वर्ट स्टार्च टू शुगर, जिसकी वजह से आपका सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा, जिसके वजह से इट कॉजेज एंट्री ऑफ वाटर, देयर बाय गार्ड सेल्स आर स्ट्रेस्ड आउट। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हम एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर जब हम एब्जॉर्ब करते हैं तो ये गार्ड सेल वाटर पी पी के फूक जाते हैं। जब ये गार्ड सेल वाटर पी के फूक जाते हैं तो बीच में होल हो जाता है और ये स्टोमा ओपन हो जाता है, और स्टोमा ओपन होने की वजह से वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है। मतलब पहले पानी पी के फूक गए, अब फूक गए तो गैप हो गया तो पानी उड़ गया। तो ये डे टाइम में होता है। नाइट टाइम में इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है। आपका शुगर स्टार्च में स्टोर हो जाता है, जिसके वजह से वाटर बाहर निकल जाता है, क्योंकि स्टार्च जमा हो गया है, और स्टोमा फ्लैसिड हो जाता है, चपटा हो जाता है, तो स्टोमा क्लोज हो जाता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग डे टाइम आपका फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 यूज़ होगा। जितना ज़्यादा CO2 यूज़ होगा उतना ज़्यादा एसिडिक कंडीशन क्रिएट होगी। जितनी ज़्यादा एसिडिक कंडीशन क्रिएट होगी, सॉरी, CO2 कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, सो एसिडिटी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। पीएच इंक्रीजेज, यानी 7 के ऊपर जाता है पीएच, जिसकी वजह से आपका स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च जब शुगर में कन्वर्ट होगा तो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस की वजह से ज़्यादा पानी पीते हैं, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स फूक जाते हैं, और फूकने की वजह से ऐसे बीच का स्टोमा ओपन हो जाता है ना। रात के टाइम पे क्या होता है? आपका रेस्पिरेशन डिक्रीजेस एंड योर फोटोसिंथेसिस ऑल्सो स्टॉप्स। तो अब आपका धीरे धीरे करके कंडीशन क्या हो रहा है? एसिडिक हो रहा है, यानी आपके पास जो आपने बहुत सारा शुगर बनाया था, दिस शुगर इज गेटिंग कन्वर्टेड, दिस सॉल्युबल शुगर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। अब ये स्टार्च हो गया है, तो इसके मतलब हमारे पास वाटर रखने की जगह नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जो एक्सऑस्मोसिस कर देते हैं, तो अपना गार्ड सेल्स जो है ये चपटा हो जाता है, जिसके वजह से अंदर का जो पोर है ये बंद हो जाता है, तो स्टोमाटा नाइट टाइम के टाइम पे स्टॉप हो जाता है। ये ज़्यादातर C4 प्लांट्स में देखा जाता है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है। ज़्यादातर किस में देखा जाता है? ये C4 प्लांट्स में। दूसरी और एक थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट विच वाज गिवन बाय लेवेट इन 1974। आपका स्टोमाटा मूवमेंट कब होता है? ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम आयंस। बेसिकली होता क्या है? दिन के समय में, ड्यूरिंग डे टाइम, आवर स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। ठीक है, स्टार्च को हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ये मैलिक एसिड के वजह से आप एनर्जी के प्रेजेंस में आपके प्रोटॉन्स और पोटेशियम आयंस डिसोसिएट होते हैं, जिसके वजह से आपका जो पोटेशियम, ये जो प्रोटॉन है H, ये आपके सब्सिडरी सेल्स के पास चला जाता है। साइड साइड में ये जो पिंक कलर के सेल्स हमने देखे ना, एक्सेसरी सेल्स, ये इन एक्सेसरी सेल्स के पास आपका H+ आयन आ जाता है, H+, और जो एक्स्ट्रा पोटेशियम बचता है वो मैलेट के साथ कंबाइन होके बना देता है पोटेशियम मैलेट, जिसके वजह से आपके गार्ड सेल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अब यहाँ पे अगर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो फिर से एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस होगा यानी कि वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन होगा तो गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। लेकिन कभी भी याद रखो, जब पोटेशियम आयन मैलेट के पास जाता है तो ये पोटेशियम अकेले नहीं जाता, इसके साथ क्लोराइड हमेशा साथ में रहता है। रात के टाइम पे पोटेशियम और क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाता है, तो आपका ड्यूरिंग नाइट ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, यानी कि नो पोटेशियम एंड क्लोराइड, जिसके वजह से आपका गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाता है, और जिसके वजह से आपका स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। देखो, गार्ड सेल्स अगर चपट गए तो बीच का होल बंद हो जाएगा, गार्ड सेल अगर फूक गए तो बीच का होल बड़ा हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा।
तो एब्सिसिक एसिड ये अपनी स्ट्रेस हार्मोन, या इसको हम बोल सकते हैं एंटी गिबरेलिक एसिड है, जो आपके पोटेशियम और क्लोराइड के एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करती है, जिसकी वजह से आपके गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं और वो आपके स्टोमाटा के पोर को क्लोज कर देते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ना हो। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? ट्रांसपिरेशन की वजह से इट रिमूव्स एक्सेस ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी बाहर आ जाता है। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, आपको बिना एनर्जी के प्लांट में से आप एक्स्ट्रा वाटर रिमूव कर सकते हो, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प कर सकता है। अगर स्टोमाटा ओपन होता है तो अच्छे से गैसियस एक्सचेंज भी हो जाता है, फोटोसिंथेसिस भी हो जाता है, ये हमारे सेल का शेप मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। और ट्रांसक्रिप्शन की मदद से ही ट्रांसपिरेशन की मदद से ही हमारे लीव का टेम्परेचर वगैरह सब मेंटेन रहता है, क्योंकि आसपास के एटमॉस्फेयर में कूलिंग इफेक्ट बना हुआ रहता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? अगर बहुत ज़्यादा पानी निकल गया प्लांट से तो उसकी वजह से प्लांट की लीव्स पूरी मुरझा जाएंगी एंड इट कैन कॉज डेथ ऑफ द प्लांट। इसीलिए ट्रांसपिरेशन को अननेसेसरी इविल बोला जाता है। मतलब अगर ये बराबर बैलेंस में हुआ तो ये हमारा गैसियस एक्सचेंज मेंटेन करेगा, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस मेंटेन करके रखेगा। लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो गया तो ये हमारी डेली प्रोडक्टिविटी को स्टॉप कर देगा, CO2 कंजम्पशन स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में CO2 गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हमको देखने पड़ सकते हैं। सो कॉन्सिक्वेंटली ट्रांसपिरेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड। ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट भी है, पर हम उसको बहुत ज़्यादा भी करेंगे तो भी प्लांट मुरझा जाएगा, नहीं करेंगे तो भी इकोसिस्टम में मिसबैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। सो कर्टिस ने हमको ये बोला कि ट्रांसपिरेशन ज़रूरी भी है और ख़तरनाक भी है। अगर लिमिट में किया तो अच्छा है, लेकिन अगर लिमिट से बाहर गए तो ये हमारे प्लांट के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। इसीलिए इसको अननेसेसरी इविल बोला गया है। इसके ऊपर एक गिव रीज़न या जस्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन आता है, जो कि 100% आपके एग्जाम्स में आएगा ही आएगा 2 मार्क्स के लिए। तो इस पार्ट को ज़रूर पढ़ के जाना। ट्रांसपिरेशन इज नोन एज जस्ट नेसेसरी इविल जस्टिफाई। इसको आप पूरा ये पैराग्राफ पॉइंट वाइज लिख देना, आपको पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ने में मजा आया होगा, समझ में आया होगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्ञान लैब AP। यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। सब्सक्राइब टू आवर नीट चैनल ज्ञान लैब NCERT। फॉर योर एंटरटेनमेंट यू कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ अवर लॉगिंग चैनल लाइव्स बफरिंग। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे और ऐसे ही आपको बाकी के चैप्टर्स के भी 1 शॉट का रिकॉर्डेड कंटेंट चलेगा, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन करके बताएं कि नाउ कौन सा चैप्टर मुझे लेना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 बचा है, 11 बचा है, 14 और 15 बचा है। तो इनमें से आपको पहले कौन सा चैप्टर चाहिए? जल्दी जल्दी कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू वेरी सून। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।